नमस्ते, मेरा नाम माइक है और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक शॉपिफाई स्टोर सेटअप किया जाता है। और हम ए से जेड तक चरण दर चरण हर चीज़ को कवर करेंगे जो आपको एक सफल शॉपिफाई स्टोर बनाने के लिए जानने की ज़रूरत है। तो ये मायने नहीं रखता कि आप किस तरह का शॉपिफाई स्टोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हों, चाहे आपके पास एक भौतिक व्यवसाय हो जिसे आप ऑनलाइन ला रहे हों, एक फंडरेजर, जो भी हो, कोई भी शॉपिफाई स्टोर। मैं इस वीडियो में आपको वह सब कुछ दिखाने जा रहा हूं जो आपको एक पूर्ण पावर यूजर और अपने व्यवसाय का मास्टर बनने के लिए जानने की जरूरत है। ये कुछ ऐसा है कि आप किसी को हायर कर सकते हैं और ये हजारों डॉलर खर्च करेगा, या आप इस 1 से 1.5 घंटे लंबे वीडियो को देख सकते हैं और सब कुछ खुद समझ सकते हैं। आप इसे बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भविष्य में जब भी अपनी वेबसाइट के बारे में कुछ बदलना चाहें, इसे अपडेट कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करने के लिए बहुत कुछ है। मैं सुझाव देता हूं कि या तो अपने कंप्यूटर पर चरण दर चरण साथ चलें, या कम से कम एक नोटपैड निकालें और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं नोट्स लें। अब मैं एक स्थिर गति से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आप तेज सीखने वाले हैं या अगर आप इस पर जाने के लिए थोड़ा और समय चाहते हैं तो आप YouTube पर प्लेबैक कंट्रोल्स को बदल सकते हैं छोटे गियर आइकन पर क्लिक करके, और फिर 0.75x, 0.5x या 1.5x पर चला सकते हैं, जो भी आपकी सीखने की गति के लिए उपयुक्त हो। ये कहने के बाद मैं अपने लैपटॉप की ओर बढ़ने वाला हूं। हम शॉपिफाई पे शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपके पास पहले से शॉपिफाई स्टोर है तो बहुत अच्छा है। अगर पहले से एक नहीं है तो नीचे हमारे लिंक के माध्यम से जा सकते हैं, एक सहयोगी लिंक, और ये हमें इस तरह का कंटेंट बनाने में मदद करता, सबके लिए मुफ्त। तो अगर आप उस लिंक के माध्यम से जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी अतिरिक्त लागत नहीं आएगी, हमें एक छोटी सी कमीशन मिलेगी। और जैसा कि मैंने कहा, यह चैनल की मदद करता है। चलो शुरू करते हैं centralmedia.com पर जाकर /Shopify। या जैसा कि मैंने कहा, आप उस लिंक को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं जो विवरण में है, या बस उस पर क्लिक करें और इसे एक नए टैब में खोलें। अब यह आपको एक पृष्ठ पर ले जाएगा जो कुछ ऐसा दिखता है। अगर यहां कुछ बदलता है तो चिंता मत करो। कहीं आपको एक छोटा टेक्स्ट फील्ड दिखाई देना चाहिए जिसमें लिखा होगा अपना ईमेल पता दर्ज करें। तो मैं अपना ईमेल पता दर्ज करने जा रहा हूं और एंटर दबा रहा हूं। यह आपको सवालों की एक श्रृंखला पर ले जाएगा। अगर आप चाहें तो इनका जवाब देने संकोच न करें, मैं सभी को छोड़ने वाला हूं। सच्चाई यह है कि चाहे आपके जवाब कुछ भी हों, इससे इस वीडियो के बाकी हिस्से में कुछ भी नहीं बदलेगा। एकमात्र अंतर वास्तव में आपका डैशबोर्ड होगा। तो मैं सभी को छोड़ने वाला हूं। मैं अगले पर क्लिक करने वाला हूं और यहां से मैं ईमेल के साथ साइन अप करने का चयन करने जा रहा हूं। अगर आपकी कोई प्राथमिकता है तो आप एप्पल या गूगल के साथ साइन इन कर सकते हैं। मैं यहां ईमेल का उपयोग करने जा रहा हूं और एक पासवर्ड बनाऊंगा। अब मैं शॉपिफाई खाता बनाएं पर क्लिक करने जा रहा हूं और इसमें कुछ मिनट लगेंगे बस हमारे खाते को कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब हमारे पास हमारा शॉपिफाई डैशबोर्ड है। आप सिर्फ बैनर में शुरू कर सकते हैं, ऊपर आप वहां ठीक देख सकते हैं। हमारे पास अगले 3 दिनों के लिए एक मुफ्त ट्रायल भी है। लेकिन इस वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं, जैसे कि एक डोमेन प्राप्त करना और वास्तव में कुछ नमूना ऑर्डर करना, उसके लिए मुझे लगता है कि तुरंत एक योजना चुनना महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के दौरान कोई सीमाएं नहीं है। यहां 3 अलग अलग योजनाएं उपलब्ध हैं, 4, लेकिन मैं वहां चौथे को नहीं गिन रहा हूं। सभी डाउन हैं अभी, लेकिन उस पर मत जाइए, आप पहले महीने के बाद देख सकते हैं। कीमतों में एक काफी बड़ा अंतर है। $20 बेसिक योजना के लिए, $70 शॉपिफाई योजना के लिए और $299 एडवांस योजना के लिए। तो वहां काफी व्यापक है। मैंने एक टूल बनाया है, आपको तय करने में मदद करेगा कि आपके लिए कौन सा सबसे अच्छा है लागत के आधार पर। वास्तव में मेरी राय में सबसे बड़ा अंतर क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग दर होने वाला है, तो 2.9%। इसके अलावा 0.30 बेस रेट पर 0.2% की बचत, और फिर 0.2% और अगर आप बड़े वॉल्यूम में बेच रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप शॉपिफाई पे माइग्रेट कर रहे हैं, तो आपको $1,000 का भुगतान करना होगा। या अगर आप शुरू से ही ये उम्मीद करते हैं कि आपके पास एक बड़ा ऑडियंस है और आप बहुत कुछ बेचने वाले हैं, यह सीधे एडवांस या शॉपिफाई प्लान पर जाने के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास बड़े टीमें हैं, जैसे उदाहरण के लिए 5 अतिरिक्त स्टाफ अकाउंट या 15, और यहाँ कुछ अतिरिक्त लाभ भी हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों के लिए बेसिक प्लान ही सबसे अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि यह बहुत से लोगों के लिए शुरुआत करने के लिए सबसे समझदारी भरा है। अब आप वास्तव में सालाना बिलिंग पर 122 से बचा सकते हैं, कुछ ऐसा जिसे आप वहन कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि आप इस स्टोर को 1 साल तक रखने वाले हैं, तो बढ़िया, मैं इसकी सिफारिश करूंगा। क्योंकि यह एक ट्यूटोरियल है, मैं बस मासिक योजना के साथ जाऊंगा। मैं अपना क्रेडिट कार्ड जानकारी दर्ज करने जा रहा हूं और मैं सब्सक्राइब पर क्लिक करने जा रहा हूं। इसके अलावा पहले कदम उठाने और इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए बधाई। शॉपिफाई वास्तव में इस समय बाजार में नंबर 1 ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर है। बाहर की सभी बड़ी ब्रांडें शॉपिफाई का उपयोग करने का चुनाव कर रही हैं, और मैं सिर्फ ड्रॉपशिपर्स या छोटे स्थानीय व्यवसायों की बात नहीं कर रहा हूं, जबकि उनके साथ शुरू करना शानदार है। शॉपिफाई की खूबसूरती यह है कि यह अनंत रूप से स्केल कर सकता है। यहां तक कि सबसे बड़े व्यवसाय भी जो अपने खुद के उत्पाद ऑनलाइन बेच रहे हैं, उनमें से कई शॉपिफाई का उपयोग कर रहे हैं। आप किम कार्दाशियन के ब्रांड स्किम्स को देखें जो शॉपिफाई का उपयोग करता है। हमारे पास लिंट, ऑनल, बर्ड, हेंज, जिम शार्क, काइली कॉस्मेटिक्स, दी इकोनॉमिस्ट, टेस्ला, बीबीसी हैं। शॉपिफाई पर बहुत सारे अलग अलग लोग चीजें बेच रहे हैं।
क्योंकि ये एक बहुत ही विश्वसनीय और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है जिसमें ढेर सारे इंटीग्रेशन हैं। और अब हम कुछ बुनियादी व्यापार विवरण दर्ज कर सकते हैं। मैं अपने स्टोर का नाम दर्ज करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो के उद्देश्यों के लिए चलिए संतरेल के उदाहरण के साथ चलते हैं। सर्फ शॉप, सेंट्रल सर्फ शॉप, प्रशासनिक नाम माइक ओब्रायन और पता, और हम व्यवसाय का पता सहेज सकते हैं। ठीक है, और अब हम शॉपिफाई डैशबोर्ड पे वापस आ गए हैं। तो यहां से हम वास्तव में चीजें शुरू कर सकते हैं। अगर हम बाईं ओर ऑनलाइन स्टोर पे जाएं तो आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ अलग अलग बिक्री चैनल हैं। ऑनलाइन स्टोर आपकी वेबसाइट होने जा रही है और मैं वादा करता हूं कि हम बाईं ओर सब कुछ पर काम करेंगे, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं बस थीम चुनकर यहां कुछ प्रगति हासिल करने का अनुभव करना, जिससे हमें गर्व महसूस हो और वास्तव में शुरुआत में ही कुछ उपलब्धियां मिलें। तो अगर हम यहां नीचे ऐड थीम पर क्लिक करते हैं तो हम कह सकते हैं थीम स्टोर पर जाएं, और वहां बहुत सारी थीम है भुगतान किए गए हैं, लेकिन मैं मुफ्त थीम के साथ जाने की सिफारिश करता हूं जब आप शुरुआत कर रहे हो। यह बाहर के अधिकांश व्यवसायों के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु लगता है। तो अगर हम एक्सप्लोर थीम्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हम मुफ्त थीम के अनुसार छांट सकते हैं। यहाँ केवल 13 हैं, इस पर निराश मत होइए क्योंकि इनमें से 13 वास्तव में बहुत अच्छे हैं। मैंने सिर्फ इन 13 के साथ कुछ बेहतरीन वेबसाइट्स बनाई हैं। अगर आप भुगतान की गई थीम करना चाहते हैं तो आप उन सभी को खोज सकते हैं। तो मैं इसे मुफ्त वाली थीम्स के साथ छोड़ने जा रहा हूं। आप विभिन्न निचेस के अनुसार छांट सकते हैं और यह मददगार हो सकता है, लेकिन मुझे बस थोड़ा ब्राउज करना पसंद है। सिर्फ 13 हैं, बस उन्हें देखें और देखें कि कौन सा आपके व्यवसाय के लिए सबसे अधिक समझ में आता है। आप रंग बदल सकते हैं, आप फॉन्ट बदल सकते हैं, आप इसके बारे में सब कुछ बदल सकते हैं। यह आपकी वेबसाइट के लिए एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। तो चलिए मान लेते हैं कि मैं रिफ्रेश वाली थीम में रुचि रखता हूं। मैं उस पर क्लिक कर सकता हूं और ये मुझे इस थीम के बारे में थोड़ा और बताएगा। आप इसके कुछ फायदों के बारे में जानेंगे। ये क्या कर सकता है, जैसे कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, FAQ, पृष्ठ, ऐसी चीजें। और आप एक डेमो स्टोर पे भी जा सकते हैं। तो ये एक डेमो स्टोर है जिसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा लग रहा है। मैं बैकग्राउंड में कुछ लहरें डालने वाला हूं, शायद वहां पर सर्फिंग के बारे में कुछ। मेरे पास कई अलग अलग उत्पाद हो सकते हैं। मैं यहाँ कुछ संग्रह रख सकता हूं। मैं इस वाले के साथ जाने वाला हूं, तो मैं ऊपर दाईं ओर थीम आजमाएं पर क्लिक करने वाला हूं, है ना। अब ये हमारे ऑनलाइन स्टोर में इसे जोड़ने वाला है, लेकिन ये वह नंबर एक चीज है जो मैं देखता हूं कि लोग इसे मिस कर देते हैं। वे आश्चर्य करते हैं कि यह नया थीम उनकी वेबसाइट पर क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है, और इसका कारण यह है कि उन्होंने थीम को प्रकाशित नहीं किया। तो यह थीम जोड़ने में 1 सेकंड लेगा और इस बीच हम पासवर्ड हटा सकते हैं। इस तरह की नई वेबसाइट के लिए अगर हम डोमेन ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि पासवर्ड तुरंत हटा देना ठीक है। तो मैं पासवर्ड हटा रहा हूं ताकि हम स्टोर और सभी इंटीग्रेशन तक पहुंच सकें और सब कुछ ठीक से काम करे। नीचे स्क्रॉल करते हुए, ठीक है, अब हो गया, ये अभी काम कर गया। तो मैं प्रकाशित करें पर क्लिक करने वाला हूं और इससे यह बदल जाएगा। ये 2 थीम है और ये हमारी नई प्राथमिक थीम होगी। ये नया थीम हमारे वेबसाइट के सभी मोबाइल और डेस्कटॉप साइट्स पर दिखाया जाएगा। शानदार है। अगर आप 3 बिंदुओं पर क्लिक करते हैं तो आप देखें पर क्लिक कर सकते हैं और आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। हमारे पास साबुन नहीं है, हमारे पास रिफ्रेश करने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये हमें यहाँ कुछ डमी चीजें दिखा रहा है, डमी उत्पाद सिर्फ हमारे स्टोर के समग्र लेआउट के लिए। तो ये एक शानदार शुरुआत है। अगर हम इसे बंद कर दें और शॉपिफाई डैशबोर्ड पे वापस जाएं तो अब हमारे पास एक वेबसाइट है। यह संपादित करने के लिए लगभग तैयार है, लेकिन हम पहले कुछ उत्पाद और कुछ अन्य चीजें जोड़ना चाहते हैं। अब चलिए उत्पादों पर चलते हैं और हम अपना पहला उत्पाद जोड़ना चाहते हैं। अगर आपके पास WooCommerce, YX या स्क्वायरस्पेस से या कहीं और से उत्पाद हैं तो आप उन्हें यहां सीधे आयात कर सकते हैं। लेकिन आपके पहले उत्पादों, मैं उत्पाद जोड़ें पर क्लिक करने वाला हूं। मैं इसे नाम देने वाला हूं। चलो मान लेते हैं कि मेरा पहला उत्पाद एक लकड़ी की सर्फबोर्ड होने वाला है। लकड़ी की सर्फबोर्ड, मैं कहने वाला हूं कि ये 8 फीट है और मैं कहने वाला हूं कि ये ट्राइफिन है, और हम इसे अभी के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो लकड़ी की सर्फबोर्ड 8 फीट ट्राइफिन। फिर विवरण, मैं बस इसे यहां चिपकाने वाला हूं, एक छोटा सा विवरण जो मैंने बनाया है। और हम वास्तव में विवरण के बारे में बहुत कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। तो न केवल आप जो लिखते हैं बल्कि आप टेक्स्ट जनरेट करने के लिए भी बदलाव कर सकते हैं। ये वास्तव में अच्छा है कि ये फीचर शॉपिफाई में शामिल है। आप चीज़ों को इटैलिक भी बना सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं और आप लिंक भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ कुछ का उल्लेख करते हैं और आप शायद क्रॉस सेल करना चाहते हैं, तो जैसे शायद आप एक संगत लीश का उल्लेख करते हैं उदाहरण के लिए, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं और छोटे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आप इसे किसी अन्य पृष्ठ से लिंक कर सकते हैं, या तो उसी विंडो में या एक नई विंडो में। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये शानदार फीचर है जिसे आप जोड़ सकते हैं। आप यहाँ चित्र भी जोड़ सकते हैं। मैं इसकी सिफारिश नहीं करता। मुझे लगता है कि ज्यादातर चित्र शायद मीडिया में बेहतर दिखेंगे ताकि वे कुछ इस तरह से चक्रित हो सकें। लेकिन अगर हम नया अपलोड करें पर क्लिक करते हैं तो हम इसके लिए चित्र चुन सकते हैं। तो मैंने कहा लकड़ी की सर्फबोर्ड। चलो कुछ तस्वीरें चुनते हैं ताकि इसे यहां भर सकें। मैं शायद इन तस्वीरों के साथ जाऊंगा। ये तस्वीरें यहां, और आप देखेंगे कि वे सभी दिखाई देंगे। इनमें से एक बाकी से बड़ा होगा। यह आपकी प्राथमिक फोटो है जो पहली बार दिखाई देती है जब कोई इस पृष्ठ पर आता है और आपके उत्पाद को देखता है। लेकिन अगर आप उन्हें फिर से व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आप ऐसा इन 6 बिंदुओं पर क्लिक करके
और बस उन्हें खींच कर सकते हैं। तो यह प्राथमिक फोटो है और फिर ये सभी ये 1 2 3 4 5 की तरह हैं। मुझे लगता है कि यही क्रम है जिसमें वे दिखाई देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यह दूसरा हो तो आप इसे वहां खींच सकते हैं और आप उन्हें अपने अनुसार कहीं भी ले जा सकते हैं। और फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें कीमतें मिलती हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये $849 है तो हम एक तुलना मूल्य रख सकते हैं। तो ये इस एक के ठीक बगल में क्रॉस आउट किया जाएगा। ये कह रहा है कि प्रतिस्पर्धी किस कीमत पर बेचते हैं हमारी कीमत के मुकाबले। तो शायद अन्य लोग इसे 899 में बेचते हैं। आप चुन सकते हैं कि क्या आप इस उत्पाद पर कर लगाना चाहते हैं, आप क्या बेच रहे हैं और आपका क्षेत्र। आप अपने कानूनी सलाहकार से परामर्श कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या आपको कर लगाना है या नहीं। फिर प्रति आइटम की लागत यह आपके ऑनलाइन स्टोर पर नहीं दिखाई देता। यह केवल आपके लिए बैक एंड पर दिखाई देता है ताकि आप ये गणना कर सकें कि आप कितना लाभ कमा रहे हैं। तो शायद ये सर्फबोर्ड मुझे लागत में, शायद मैं इन्हें खुद बना रहा हूं और शायद इसकी लागत $350 है। 48% लाभ मार्जिन के साथ बनाने के लिए 492 लाभ। तो अब ये सिर्फ अतिरिक्त जानकारी है जो आपके एनालिटिक्स, आपके वित्त में ट्रैक की जाएगी यहाँ शॉपिफाई पर। फिर हमारे पास स्टॉक कीपिंग यूनिट है। तो मैं 10,000 वाट से शुरू करना पसंद करता हूं। आप यहां मात्रा को ट्रैक कर सकते हैं जो मुझे लगता है कि वास्तव में फायदेमंद है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास अभी 200 उपलब्ध हैं और अगर यह पहली बार जब आप उत्पाद बनाते हैं तब नहीं दिखाई देता तो आप उत्पाद को सहेजें और फिर उत्पाद संपादन पृष्ठ पर वापस आएं और मैं आपको ये 1 सेकंड में दिखाऊंगा। आप वास्तव में उपलब्ध, हाथ में प्रतिबद्ध और अनुपलब्ध को संपादित कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर मेरे पास इनमें से कुछ सर्फबोर्ड हैं और शायद वे जैसे क्षतिग्रस्त हैं या शायद गुणवत्ता नियंत्रण मुझे करना होगा। उनमें से 2 क्षतिग्रस्त हैं, ये बस आप जानते हैं इन्वेंट्री में उनमें से 2 क्षतिग्रस्त थे तो हम कहेंगे सहेजें। अब हमारे पास 202 हैं लेकिन केवल 200 उपलब्ध हैं। ये वे हैं जो अभी हमारी इन्वेंट्री में हैं। फिर क्योंकि ये एक भौतिक उत्पाद है मैं वजन जोड़ सकता हूं। मुझे लगता है कि मैंने कहा था कि ये 15 पाउंड है, विवरण में 15 पाउंड, तो मैं कहने जा रहा हूं 15 पाउंड। और फिर हम कुछ वेरिएंट्स जोड़ सकते हैं। अब वेरिएंट्स उत्पाद के आधार पर आप वास्तव में विभिन्न प्रकार की चीजें कर सकते हैं। आकार शायद शर्ट और ऐसी चीजों के लिए सबसे सामान्य होगा। तो शायद मेरे पास एक 8 फुट का बोर्ड है, मेरे पास 8 आधे फुट बोर्ड है, मेरे पास एक 9 फुट की बोर्ड है और शायद मैं एक 10 फुट की बोर्ड भी बेच रहा हूं। और आप वास्तव में इन सभी के लिए अलग अलग कीमतें बना सकते हैं। मैं आपको ये 1 सेकंड में दिखाऊंगा। आइए एक और विकल्प जोड़ते हैं और चलिए कहते हैं शायद रंग। मैं आपको यहां पूरी संयोजन दिखाना चाहता हूं। तो अगर मैं कहूं शायद अखरोट और शायद महोगनी, महोगनी हम कह सकते हैं कि हो गया। हम दोनों के लिए कहेंगे कि हो गया और अब हमारी संयोजन यहां नीचे दिखाई देगी। अगर आप एक्सपैंड ऑल पर क्लिक करते हैं तो ये सभी विविधताएं हैं जो हमारे पास हैं। तो हमारे पास अखरोट और महोगनी में एक 8 फुट की विविधता है। हमारे पास अखरोट और महोगनी में 8 और आधा है और इसीलिए इनमें से प्रत्येक के पास अपना खुद का SKU होगा। यह कालानुक्रमिक रूप से गिनती है। तो 10,001, 10,002, 10,003 जैसा कि आप उनके नीचे देख सकते हैं ठीक वहां। और हम उनके लिए उपलब्ध इन्वेंट्री को बदल सकते हैं। तो शायद हमारे पास प्रत्येक आकार के लिए लगभग 30 महोगनी उपलब्ध हैं, संभवतः उस आकार के लिए 14। और फिर यहां नीचे शायद हमारे पास, चलिए कहते हैं लगभग 72 या 70 है। मैं यहां कुछ नंबर जोड़ रहा हूं ताकि हमारे पास कुछ उपलब्ध हो और फिर आप इनकी कीमत भी बदल सकते हैं। तो अगर हम चाहें शायद 10 फुट की बोर्ड थोड़े महंगे होंगे क्योंकि ये एक बड़ा बोर्ड है, इसमें अधिक सामग्री लगती है। तो शायद ये 949 है, 949। तो आप देख सकते हैं कि उस विविधता के भीतर इनकी कीमत दोनों बढ़ गई है। अब मैं सुझाव देता हूं कि इनमें से हर एक के लिए एक चित्र जोड़ें। तो जब कोई अपना आकार या उनकी विविधता चुनता है ना, उनका आकार, उनका रंग, उन्हें एक चित्र मिलता है कि वे वास्तव में क्या मिलेंगे। और आप ये बाईं ओर यहां इन पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो 8 फुट की विविधता, शायद मैं इसे यहां चुनने जा रहा हूं और मैं इसे अखरोट के लिए रख सकता हूं लेकिन शायद महोगनी वाला थोड़ा गहरा है। शायद मैं कह सकता हूं चलो एक और चित्र अपलोड करते हैं। मेरे पास महोगनी रंग का कोई और अच्छा नहीं है लेकिन चलो हम इस बोर्ड के साथ चलते हैं, बस यह दिखाने के लिए कि हम यहां किस तरह की अलग तस्वीर के साथ काम करने वाले हैं। तो चलो इसे चुनते हैं। हम कहेंगे हो गया और फिर आप 1 सेकंड में देखेंगे ये रिफ्रेश होना चाहिए और अब हमारे पास सर्फबोर्ड के लिए 2 अलग अलग रंग हैं। अब मैं इन्हें अपने समय पर भरने जा रहा हूं लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए नीचे स्क्रॉल करते हुए आप यहां देख सकते हैं ये गूगल पर इस तरह दिखता है और यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो जब कोई आपके उत्पाद को गूगल पर खोजता है, जो कि उम्मीद है कि अक्सर होता है, यह है जो वे देखने वाले हैं। और आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं जो न केवल आपकी क्लिक थ्रू दर में मदद करता है, लोग इसे देखते हैं, आप इसे ऑप्टिमाइज करते हैं तो वे क्लिक करने की अधिक संभावना रखते हैं, आप दिखने की अधिक संभावना रखते हैं। गूगल सर्च में यह अधिक है जब आप इस शीर्षक को ऑप्टिमाइज करते हैं तो ये यहां है। शायद आप कहना चाहते हैं, शायद आप एक स्थान को लक्षित करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं दक्षिण फ्लोरिडा। सर्फबोर्ड
या शायद आप अपना ब्रांड रखना चाहते हैं तो शायद सेंट्रल सर्फ शॉप, या शायद आप कुछ और पूरी तरह से लक्षित कर सकते हैं। लेकिन यह बस इस तरह है कि आप गूगल सर्च परिणामों में नीले हिस्से शीर्षक को कैसे बदलते हैं। फिर यहां नीचे विवरण डिफॉल्ट रूप से ये आपके विवरण से ऊपर से खींच रहा है। आपको इसे शायद 200 से 300 अक्षरों के बीच रखना चाहिए। अगर आपके पास एक लंबा विवरण है तो यह लगभग 900 अक्षर, कुछ हजार अक्षर हो सकता है। तो बस ये सुनिश्चित करें कि आप इसे छोटा करें और इसे पढ़ें, और सुनिश्चित करें कि जो यहां दिख रहा है वह लोगों के लिए आकर्षक है। वे इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां क्या है मुझे पता है। वे आपके लिंक पर क्लिक करने की अधिक संभावना रखते हैं। फिर हमारे पास यूआरएल हैंडल है, तो ये yourdomain.com होगा, /उत्पाद/ और फिर यहां यूआरएल स्लग है, तो इसे यूआरएल हैंडल यूआरएल स्लग कहा जाता है। आप किस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं बस कहने वाला हूं लकड़ी की सर्फबोर्ड। ऐसे सरल रखें, याद रखने में आसान, और मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो लोगों को पसंद आ सकता है। तो हम कहेंगे सहेजें, उत्पाद सहेजें। अब मैं यहां कुछ और उत्पाद भरने वाला हूं। बहुत बढ़िया, अब मेरे पास यहां 5 उत्पाद हैं। अगर हम कभी भी इनमें से किसी को संपादित करना चाहें तो हम बस यहां क्लिक कर सकते हैं, नीचे स्क्रॉल कर, और शायद मैं इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचना शुरू करना चाहता हूं, है ना। हम कस्टम जानकारी जोड़ने के लिए नीचे जा सकते हैं, कस्टम जानकारी माफ कीजिए, और अपना एचएस कोड जोड़ सकते हैं। मैंने अंतरराष्ट्रीय बिक्री नहीं की है, आप लिंक से एचएस कोड के बारे में जान सकते हैं। हम शायद यह भी कहें इस उत्पाद का वजन नहीं है, शिपिंग का अनुमान लगाना मुश्किल होगा। शायद मैं एक वजन जोड़ना चाहता हूं और कहूं कि यह लगभग 18 पाउंड है, कुछ ऐसा, इसे सहेज सकते। तो इस तरह आप अपने उत्पादों को संपादित कर सकते हैं, लेकिन उत्पाद वास्तव में आपके स्टोर पर जो आप बेच रहे हैं उसे प्रबंधित करने का केवल एक हिस्सा है। अगली चीज वास्तव में संग्रह होने वाली है। तो आपकी वेबसाइट पर शायद आपके पास कुछ उत्पादों का एक समूह होगा जो एक साथ एक छोटे से सुंदर विंडो में दिखाए जाएंगे। वे अक्सर एक साथ खरीदे जाते हैं, वे सभी एक ही श्रेणी में हैं, और यह एक संग्रह होने वाला है। तो डिफॉल्ट रूप से शॉपिफाई केवल एक संग्रह बनाता है और वे इसे होम पेज कहते हैं। यह मूल रूप से अभी आपके सभी उत्पाद हैं। चलो एक नया संग्रह बनाते हैं, और इसे करने के 2 तरीके हैं, एक तो यहां मैन्युअली या फिर एक स्वचालित संग्रह। अब एक स्वचालित संग्रह बहुत अच्छा है, मैं आपको ये 1 सेकंड में दिखाऊंगा, लेकिन चलिए मैनुअल संग्रह से शुरू करते हैं। और चलो इसे सर्फबोर्ड्स कहते हैं। सर्फबोर्ड्स होने वाला है हमारा पहला संग्रह। तो शायद ये यहां है, यह एक मैनुअल संग्रह है, और हम इसमें एक छवि भी जोड़ सकते हैं। तो शायद सर्फबोर्ड संग्रह इस तरह दिखेगा। हम कहेंगे खोलें। अब हमारे पास वह छवि है, और मैं कह सकता हूं कि सहेजें। अब जब हम इसे सहेजेंगे तो यह जोड़ने की अनुमति देगा कि कौन से ई इसमें है। आप देख सकते हैं हम उत्पादों को ब्राउज कर सकते हैं या खोज सकते हैं। हमारे पास 5 उत्पाद हैं, तो मैं उन्हें खोजने जा रहा हूं या मैं उन्हें ब्राउज करने जा रहा हूं। और हम एक प्रीमियम सर्फबोर्ड और लकड़ी वाला एक जोड़ सकते हैं। मैं कहने जा रहा हूं जोड़ें, और बस हो गया, हमारा पहला संग्रह बन गया है। करना आसान है। अगर हम फिर से संग्रहों पर क्लिक करते हैं तो हम अपना दूसरा संग्रह या वास्तव में तीसरा बना सकते हैं, लेकिन हम जो दूसरा बना रहे हैं, और चलो बस ये कहते हैं कि ये एक ऐसा संग्रह होगा जिसमें उत्पाद $100 के तहत हैं, $100। और मैं यहां एक छोटा सा विवरण जोड़ने जा रहा हूं, और ये एक स्वचालित संग्रह होने वाला है। एक स्वचालित संग्रह, आप शर्तें मानदंड चुन सकते हैं, और ये हो सकता है चूंकि हम $100 के तहत कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हर चीज जिसकी कीमत है, तो कीमत कम है, थोड़ा कम है, 100 ही। अब हम एक और शर्त जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें, और आप यहां सभी प्रकार की चीजें कर सकते हैं। आप उत्पाद शीर्षक कह सकते हैं। तो शायद अगर आपके सभी सर्फबोर्ड उत्पादों के लिए आपके सभी एक्सेसरीज में एक्सेसरी लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कंटेन्स है, और हम कह सकते हैं एक्सेसरी, हम कह सकते हैं सहायक सहायक। और इसलिए ये एक और चीज है जिसे यहां जोड़ा जा सकता है। अब मुझे वह नहीं चाहिए, मैं उसे हटा दूंगा। और यहां एक और छोटी सी सूक्ष्म तर्क है जो सभी या किसी भी शर्तों के बारे में है। तो सभी का मतलब है कि इसे वहां होने के लिए इन सभी को पूरा करना होगा। तो ये एक अधिक जटिल फिल्टरिंग सिस्टम होने वाला है, जबकि किसी भी शर्तें मूल रूप से या की तरह होती हैं। ये इसको मेल खा सकता है या ये उसको मेल खा सकता है। तो ये एक विस्तारित पहलू होने वाला है। यह इस संग्रह में शामिल चीजों के लिए एक विस्तारित विशेषता होने वाली है। तो मुझे लगता है कि इसे ध्यान में रखना वास्तव में उपयोगी है। जैसा कि मैंने कहा, आप उत्पाद का शीर्षक, उत्पाद का प्रकार, उत्पाद विक्रेता श्रेणी टैग देख सकते हैं। टैग्स एक आसान तरीका है जब आप उत्पाद बना रहे होते हैं उन्हें जल्दी से कई संग्रहों में जोड़ने के लिए। जब तक आपके पास वे टैग स्वचालित हैं, आपके पास इन्वेंट्री हो सकती है, तो आप कह सकते हैं अरे शायद वे चीजें जो स्टॉक में हैं शायद वह एक संग्रह होगा, या वे चीजें जो अधिक स्टॉक में हैं शायद एक और संग्रह होगा जिसमें आप कुछ चीजें बिक्री पर रख रहे हैं जो एक निश्चित स्टॉक से अधिक हैं। तो यह इस प्रक्रिया का एक त्वरित सारांश है कि यह कैसे काम करता है। आइए इस संग्रह के लिए एक चित्र जोड़ते, और इसको मैं यहां कहने वाला हूं। चलो, मुझे लगता है कि ये $100 से कम था, तो
इसका उपयोग करना अधिक समझदारी होगी। मैं किसी भी चित्र के साथ जाऊंगा, शायद ये वाला यहां उस चित्र के साथ जाओ, हाँ है, और मैं इसे सहेजने वाला हूं। और अब हमारे पास हमारे संग्रह हैं, है तो उत्पाद संग्रह इन्वेंट्री वह जगह होगी जहां आप एक त्वरित नजर में देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, क्या स्टॉक में है, और शायद आपको आपूर्तिकर्ताओं से क्या खरीदना है या बस और अधिक बनाना शुरू करना है। और इसके अलावा आप यहां सब कुछ कस्टमाइज या संपादित कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको नए शिपमेंट मिलते हैं, आप जा सकते हैं और इन्वेंट्री स्तरों को बदल सकते हैं। आप मात्रा अपडेट कर सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आपके पास कई स्थान हैं तो कई स्टोर ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ट्रांसफर पे जा सकते हैं। तो अगर आपके पास एक स्थान पर इन्वेंट्री है और आप इसे दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो बस नीचे जाएं और यहां ट्रांसफर पर क्लिक करें, एक स्थान जोड़ें और आप अपनी जगहों के बीच चीजें ले जा सकते हैं। खरीद आदेश, ये कुछ ऐसा है जो आपको खरीद आदेश बनाने देता है। अपने आपूर्तिकर्ताओं अपनी इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो आपको गाइड करता है, लगता है आपके पास ये होना अच्छा है। और फिर हमारे पास यहाँ गिफ्ट कार्ड है, तो चलो पेज छोड़ देते हैं। मैं अभी खरीद आदेश नहीं बना रहा हूं, लेकिन गिफ्ट कार्ड न केवल आपकी आय बढ़ाने का एक शानदार तरीका है, बल्कि उम्मीद है कि यह आपकी रिटर्न को भी कम करेगा। तो अगर किसी को नहीं पता कि अपने बेटे के जन्मदिन के लिए क्या खरीदें, और वे चाहते हैं, जैसे उन्हें पता है कि उसे सर्फिंग पसंद है, वे बस अनुमान लगाकर कुछ सर्फिंग एक्सेसरीज खरीदना नहीं चाहते और फिर उन्हें बाद में लौटाना हो। गिफ्ट कार्ड एक बहुत ही सामान्य उपहार है। तो चलो एक गिफ्ट कार्ड जोड़ते हैं, या चलो एक गिफ्ट कार्ड उत्पाद जोड़ते हैं। हाँ, तो यह होने वाला है, हाँ, सेंट्रल सर्फ शॉप गिफ्ट कार्ड, सेंट्रल सर्फ शॉप गिफ्ट कार्ड। तो हम कुछ टेक्स्ट जोड़ेंगे, हम एक इमेज जोड़ सकते हैं। मेरे पास यहाँ एक छोटा गिफ्ट कार्ड इमेज है, बस ये स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए कि ये क्या है, और हम चुन सकते हैं कि कितनी राशि होगी और डिनोमिनेशंस क्या होंगे। तो $10 मुझे लगता है इस स्टोर के लिए बहुत कम है। 25 भी काफी कम है। इस स्टोर पर ज्यादातर चीजें थोड़ी महंगी हैं, तो शायद 50, 100, शायद हमारे पास 55 है, और शायद हमारे पास 500 भी है। और चलिए 1000 जोड़ते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यक्ति खरीद रहा है शादी का उपहार, या वे किसी के लिए सर्फ बोर्ड खरीदना चाहते हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत बोर्ड का चयन नहीं करने वाले हैं, उदाहरण के लिए। तो चलिए इसे सेव करते हैं। हम गिफ्ट कार्ड उत्पाद सेव करने जा रहे हैं, और फिर आप चुन सकते हैं कि क्या यह किसी प्रकार के संग्रह में होगा या कुछ और। मैं इसे ऐसे ही छोड़ने वाला हूं। यह एक स्वतंत्र उत्पाद के रूप में है, संग्रह में नहीं। तो अब हमारे पास हमारे उत्पाद हैं, यह बहुत अच्छा है। हम मूल रूप से इस स्टोर को बनाने और यह तय करने के लिए तैयार हैं कि सब कुछ कैसा दिखेगा। लेकिन जब हमारे पास उत्पाद हो जाते हैं तो मैं कुछ छोटे घरेलू काम करना पसंद करता हूं। लेकिन इससे पहले कि हम स्टोर को डिजाइन करना शुरू करें, हमें एक डोमेन लेना है और स्टोर का नाम बदलना है। तो अगर हम सेटिंग्स में जाएं तो यह कहेगा मेरा स्टोर। हम यहां एक छोटे पेंसिल आइकन पर क्लिक करते हैं और हम स्टोर का नाम बदल सकते हैं, सेंट्रल सर्फ शॉप, या स्पष्ट रूप से जो भी आपका स्टोर का नाम है। और अगर आप यहां नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देखेंगे कि हम समय क्षेत्र बदल सकते हैं और आप ऑर्डर आईडी भी बदल सकते हैं। तो यह वह स्वचालित ईमेल होगा जो उन्हें उनके ऑर्डर देने के बाद प्राप्त होगा। यह कहेगा आपका ऑर्डर आईडी नंबर 1002 है या जो भी, और आप चुन सकते हैं कि यह कैसे नंबर किया जाए, यह वास्तव में यहां कैसे संरचित है, अगर आपके पास एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स है। तो शायद इसके बजाय यह सर्फ डैश हो सकता है, और तो यही है, आप जानते हैं। और हम कह सकते हैं -A1, शायद, थोड़ा शायद। ये बस इस तरह से है कि आप उनका प्रबंधन कैसे करते हैं, या कुछ ऐसा ही। तो स्पष्ट रूप से मध्य बस एक काउंटर होगा, यह बताने के लिए कि यह कौन सा ऑर्डर है, और आप प्रीफिक्स और सफिक्स चुन सकते हैं। मुझे प्रीफिक्स बस एक नंबर होना पसंद है, बहुत सरल, बहुत सीधा, और कई छोटे दुकानों के लिए यह बस ठीक रहेगा। अब अगर हम यहां बाईं ओर डोमेन पर जाएं तो यहीं पर हम अपना डोमेन चुन सकते हैं। तो मेरी राय में एक अच्छा डोमेन मूल्य है। मेरा मतलब है यह इस पर निर्भर करता है कि यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको वास्तव में एक विशेष नाम चाहिए और आप इसे किसी और से हजारों डॉलर में खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस अगले बयान को नजरअंदाज करें। लेकिन कई अन्य लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छा डोमेन मूल्य सालाना $15 से $30 के बीच है। मुझे लगता है कि यह काफी सामान्य कीमत है। तो मैं आमतौर पर इसे शॉपिफाई के माध्यम से ही खरीदता हूं। आमतौर पर यह सालाना शायद $3 या $14 अधिक महंगा हो जाता है। तो आप वास्तव में कुछ और पैसे बचा सकते हैं अगर आप शायद नेम चीप, उदाहरण के लिए, या गोडैडी या स्क्वेयरस्पेस डोमेन के माध्यम से जाना चाहें। स्क्वेयरस्पेस अधिक महंगा होता है, लेकिन नेम चीप और गोडैडी आपको सालाना कुछ डॉलर बचा सकते हैं। नुकसान यह है कि आपको उसे कनेक्ट करना होगा, आपको इसे वहां पोर्ट करना होगा, आपको वेब पर इंगित करना होगा। यह जरूरी नहीं कि कठिन हो, लेकिन यह कुछ अतिरिक्त कदम हैं जो शुरुआती लोगों के लिए भ्रमित करने वाले हो सकते हैं। और दूसरी बात, आपके पास उन्हें भुगतान करने के दो अलग अलग तरीके हैं, है ना? आपके पास आपकी शॉपिफाई सब्सक्रिप्शन है और आपके पास आपकी गोडैडी सब्सक्रिप्शन है, उदाहरण के लिए। तो अगर आपको एक नया क्रेडिट कार्ड मिलता है या आपका कार्ड 4 साल में समाप्त हो जाता है,
शायद आप शॉपिफाई के लिए इसे अपडेट करना याद रखते हैं, लेकिन शायद आप GoDaddy के लिए भूल जाते हैं और फिर शायद आप अपना डोमेन खो देते हैं। तो यही वजह है कि मेरे लिए सुविधा और बस 2 अलग अलग इनवॉइस ना होने का फायदा। मेरे लिए साल में कुछ अतिरिक्त डॉलर खर्च करना बस इसके लायक है। तो चलिए बाय न्यू डोमेन पर क्लिक करते हैं। तो अगर हम बाय न्यू डोमेन पर क्लिक करते हैं तो हम इसे टाइप कर सकते हैं। मैं सेंट्रल सर्फ शॉप की तलाश करने जा रहा हूं। यह उपलब्ध है। यह सालाना $15 है। और बस खोजने के लिए अगर हम नेमचीप पर जाएं, namecheap.com, और मैं centralsurfshop.com की तलाश करता हूं, तो ये लगभग $11 है ना? तो आप वहां $100 का अंतर देख रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं इसे करूंगा। उस प्रयास के लिए जाने के बजाय मैं बस सीधे शॉपिफाई के माध्यम से इसे खरीदने जा रहा हूं। तो मैं बस खरीदने पे क्लिक करने जा रहा हूं। मैं अपने विवरण दर्ज करने जा रहा हूं और फिर ये मुझे वापस इसी पृष्ठ पर ले आएगा। तो अब आपको जो करना है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, वह है अपने ईमेल की पुष्टि करना। अगर आप अपने इनबॉक्स में जाते हैं तो आपके पास एक ईमेल होना चाहिए जो आपको एक लिंक देता है, जो आपको अपने ईमेल पते की पुष्टि करने की अनुमति देता है। अब मैंने वास्तव में एक और चीज याद की जो मैंने नहीं बताई। शॉपिफाई के माध्यम से इसे प्राप्त करने का एक और लाभ कुछ तीसरे पक्ष के विक्रेताओं की तुलना में ये इस बात को शामिल करता है जिसे हुईस प्राइवेसी कहा जाता है। तो हुईस एक डेटाबेस है जिसमें मूल रूप से हर डोमेन शामिल है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका व्यक्तिगत नाम, फोन नंबर और जाहिर तौर पर पता दुनिया के सभी लोगों के साथ साझा किया जाए, बहुत खोजने योग्य, तो फिर वॉइस प्राइवेसी प्राप्त करना एक अच्छा विचार हो सकता है जो यहां शॉपिफाई डोमेन के साथ मुफ्त में शामिल है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास हमारा डोमेन है। एक बार जब आप पुष्टि कर देंगे तो यह हरा हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा और आपकी वेबसाइट इसके माध्यम से जाएगी। तो हम वीडियो में बाद में सेटिंग्स पर वापस आएंगे, लेकिन मैं अब इसे बनाना शुरू करना चाहता हूं। मैं वास्तव में इस वेबसाइट को कस्टमाइज करना शुरू करना चाहता हूं। अगर हम यहां नीचे जाते हैं तो आप शायद याद करेंगे कि हम पहले कहां गए थे। हम ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं और फिर आप देखेंगे कि आपका स्टोर यहां है। इस बार हम कस्टमाइज पे क्लिक करने जा रहे हैं। यह हमें शॉपिफाई संपादक में ले जाएगा। अब ये डरावना लग सकता है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां सब कुछ क्या है और क्या चल रहा है। और यह वास्तव में एक बहुत तार्किक तरीके से व्यवस्थित किया गया है मेरी राय में। तो दाईं ओर ये आपकी वेबसाइट है। यह आपकी वेबसाइट का रूप है। यह अभी इंटरेक्टिव नहीं है क्योंकि आप अभी एक संपादक हैं, लेकिन यह मूल रूप से दर्शकों के लिए ऐसा ही दिखेगा। ऊपर दाईं ओर आप यह बदल सकते हैं कि वे किस डिवाइस के साथ इसे देख रहे हैं। तो अभी यह एक डेस्कटॉप दृश्य है। तो अगर कोई अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर है तो यह ऐसा दिखेगा। अगर वे अपने फोन पर हैं तो शायद आधे से ज्यादा लोग अपने फोन पर होंगे। आपकी वेबसाइट पर जाने पर यह उनके लिए ऐसा दिखेगा। और फिर यहां आप बस पूरा स्क्रीन देख सकते हैं। शायद यह उस डिवाइस के लिए आसान है जिसका आप अभी उपयोग कर रहे हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करने जा रहा हूं और यहां से आप देखेंगे कि जब आप चीजों पर माउस ले जाते हैं तो उनके चारों ओर एक नीली डॉटेड आउटलाइन बन जाती है और शॉपिफाई एक सेक्शन लेआउट का उपयोग करता है। तो यह पूरा चित्र यहां इस नीली डॉटेड आउटलाइन के साथ ये एक सेक्शन है। ये एक सेक्शन है जो आपके शीर्ष पर गहरे नीले बैकग्राउंड के साथ आपका हेडर है। ये एक प्रकार का ग्रे बैकग्राउंड है। ये एक और सेक्शन है। यहां नीचे एक सेक्शन है और फिर ये आपके फुटर का हिस्सा है जो सबसे नीचे है। ये दोनों एक तरह से मिल जाते हैं, लेकिन प्रत्येक सेक्शन में अलग अलग तत्व होते हैं। तो आप नए सेक्शन जोड़ सकते हैं और शॉपिफाई आपको ऐसे सेक्शन जोड़ने की अनुमति देता है जो ज्यादातर पहले से बने होते हैं। आपको वास्तव में ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो शायद अगर मैं चाहता हूं कि एक प्रशंसा सेक्शन इन दोनों सेक्शनों के बीच यहां आए तो मैं वहां होवर कर सकता हूं और ऐड सेक्शन पर क्लिक कर सकता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं एक छोटी सी विंडो खुलती है जिसमें कई विकल्प होते हैं और शॉपिफाई इनका नाम एक तार्किक तरीके से रखता है। तो एक कोलाज बस विभिन्न मीडिया के कई टुकड़ों का एक समूह होगा। शायद यह एक उत्पाद, एक चित्र, एक संग्रह, एक लिंक की तरह है। आप सब कुछ एक ही चीज में रख सकते हैं। एक इमेज बैनर वे आपको दाईं ओर ठीक यही दिखाते हैं, लेकिन हम प्रशंसाएं रखना चाहते हैं। तो प्रशंसाएं शायद, चलो देखते हैं प्रशंसाओं के लिए एक अच्छा विकल्प क्या है। तो मल्टी कॉलम्स प्रशंसाओं के लिए एक अच्छा विकल्प है। तो अगर हम बस उस पर क्लिक करें तो यह ठीक वहां जोड़ दिया जाएगा। अब आप प्रत्येक एक को इस पूरे वेबसाइट पे किसी भी चीज को बस उस पे क्लिक करके कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आप इसे बाईं ओर क्लिक करते हैं तो ये आपको उस आइटम की सामग्री को संपादित करने की अनुमति देता है। तो हम एक चित्र जोड़ सकते हैं। तो शायद प्रशंसाओं में हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति की छवि ऊपर हो। तो शायद ये व्यक्ति यहां एक पेशेवर सर्फर है और हम कह सकते हैं रिकी, बॉबी, समर्थक, सर्फर। और ये ऐसा है, मुझे सेंट्रल सर्फ शॉप बहुत पसंद है। तो आप इसे बाईं ओर जोड़ सकते हैं और एक बार फिर हमारे पास वही उपकरण है। तो अगर आप कुछ भी जोड़ना चाहते हैं बोल्ड में, या हम चाहते थे कि पूरा टेक्स्ट इटैलिक हो क्योंकि ये एक उद्धरण है, हम ये कर सकते हैं और आप लिंक भी जोड़ सकते हैं। तो जब वह कहता है जैसे उनकी चीजें, हम उनकी चीजें रख सकते हैं और शायद
वह हमारे किसी उत्पाद से लिंक करेगा, हम ये ठीक वहां कर सकते हैं। तो ये बस एक त्वरित विचार है। आप वहां लिंक करने के बजाय वास्तव में उसके नीचे एक बटन भी रख सकते हैं। तो शायद हम एक लिंक चाहते हैं जो किसी विशेष उत्पाद या किसी विशेष संग्रह से लिंक करेगा। चलो इसे यहां लिंक करते हैं और लिंक लेबल होगा रिकी रिकी का सर्फबोर्ड। तो बस ऐसा है। वही आपके पास वहां एक छोटा बटन है और जब कोई उस पर होवर करता है तो इसमें एक अच्छा सा एनिमेशन होता है। ये उन्हें प्रोत्साहित करता है और दिखाता है कि अरे, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ होने वाला है। ये एक बटन है जो आपको रिकी की सर्फबोर्ड पर ले जाएगा। मुझे ये थोड़ा पसंद है। तो यह मूल रूप से यह है कि शॉपिफाई का संपादक कैसे काम करता है। अब मैं अभी बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। आइए इस बाईं तरफ वास्तव में क्या है इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। तो अगर आप सेक्शंस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ इस लेआउट पर वापस ले आएगा और जैसा कि आप दाईं ओर देख सकते हैं, याद रखें मैंने कहा था हमारे पास सेक्शंस हैं और प्रत्येक सेक्शन के भीतर आइटम है, सेक्शंस के भीतर तत्व है। यहाँ बाईं ओर एक पदानुक्रम दृश्य में व्यवस्थित है और यह संकुचित भी किया जा सकता है। तो पहला सेक्शन जो हमारे पास है, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसे स्लाइड शो माँ कहा जाता है। तो अगर हम इसे संकुचित कर दें तो हमें स्लाइड शो में कुछ भी संपादित करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ सिर्फ कुछ सेक्शंस के साथ ये वास्तव में समझ में नहीं आता, लेकिन एक अधिक जटिल वेबसाइट के साथ संकुचन आपको बचाता है। ये वास्तव में एक गेम चेंजर है। मैं इसकी वास्तव में सराहना करता हूँ। लेकिन अगर हम चाहें तो चलो इसे संकुचित करते हैं। इनमें से प्रत्येक, अगर हम अपनी वेबसाइट को फिर से व्यवस्थित करना चाहें तो शायद हम चाहते हैं कि यह मल्टी कॉलम विशेष उत्पादों के नीचे हो। हम उस पर क्लिक कर सकते हैं और इसे बाईं ओर नीचे खींच सकते हैं, बस छोटे 6 बिंदुओं के समूह पर क्लिक करके, और इससे वेबसाइट पर सब कुछ फिर से व्यवस्थित हो जाएगा। तो मेरी राय में यह चीजों को स्थानांतरित करने का एक बहुत ही सुविधाजनक और आसान तरीका है। इसके अलावा अगर आप सेक्शंस जोड़ना चाहते हैं और आप होवर नहीं करना चाहते या किसी कारणवश उन्हें सेक्शंस के बीच जोड़ना मुश्किल था, कभी कभी यह हमेशा उस जगह नहीं खुलता जहां आप चाहते हैं, आप ये बाईं ओर कर सकते हैं। तो फिर से सेक्शंस पे क्लिक करें, सेक्शंस पे क्लिक करें और फिर एक छोटे से बैक पे क्लिक करें। तो हम यहाँ सबसे ऊंचे स्तर पर हैं और फिर इन दो सेक्शंस के बीच हम होवर कर सकते हैं, एक सेक्शन जोड़ सकते हैं और हम सब कुछ यहाँ जोड़ सकते हैं। तो शायद मैं एक विशेष संग्रह जोड़ने जा रहा हूँ। चलो एक विशेष संग्रह जोड़ते हैं। भले ही हमारे पास ठीक ऊपर एक विशेष संग्रह है, लेकिन चलो एक और जोड़ते हैं और हम एक संग्रह का चयन करने जा रहे हैं। तो संग्रह का चयन करें और ये हो सकता है, ये सर्फबोर्ड हो सकते हैं, ये हमारे सर्फबोर्ड उत्पाद हो सकते हैं। अब हम संग्रह का नाम भी रख सकते हैं। तो चलो इसे चुनते हैं। हम इसे नाम देंगे हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रीमियम सर्फबोर्ड। हम शीर्षक का आकार चुन सकते हैं, या तो छोटा, मध्यम या बड़ा। मैं यहां मध्यम के साथ जाऊंगा। हम यहां एक विवरण रख सकते हैं। तो शायद ये इस संग्रह के बारे में कुछ होगा। शायद ये एक कहानी की तरह है। लोग कहानियों से बहुत अच्छे से जुड़ते हैं। और हम कुछ और चीजें चुन सकते हैं, जैसे कि विवरण, शैली। शायद इसे उपशीर्षक के रूप में लिखा जाएगा। शायद ये सभी बड़े अक्षरों में है। शायद ये बॉडी है, मैं इसे वहीं बॉडी पर छोड़ने जा रहा हूं। और हम यह चुन सकते हैं कि अधिकतम कितने उत्पाद दिखाए जाएंगे। मैं कह सकता हूं अधिकतम 2 उत्पाद। यहां 2 उत्पादों से अधिक नहीं दिखाएं। बस इसे सरल रखना, ताकि अगर हम भविष्य में और उत्पाद जोड़ें तो वे नहीं। डेस्कटॉप पर दाईं ओर कॉलम की संख्या को ऑटो पॉपुलेट करें। चलो इसे 2 कॉलम बनाते हैं। चलो इसे 3 कॉलम बनाते हैं। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा लग रहा है। सब कुछ थोड़ा बड़ा बना देता है। वहां मैंने गलती से बैक पे क्लिक कर दिया। चलो रुकते हैं और अगर हम सभी शैली को देखें तो हम इसे एक ठोस बटन बना सकते हैं। यहां ये वास्तव में समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे पास केवल 2 हैं, तो कोई बटन नहीं होगा जो दिखाई देगा। और निश्चित रूप से रंग योजना वह है जिसे हम चुन सकते हैं। अब रंग योजना शायद अगली चीज है जिसे आप अपने वेबसाइट पर बहुत कुछ जोड़ने से पहले जोड़ना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ 6 या 5 विभिन्न योजनाएं हैं और आप चुन सकते हैं कि वे 5 योजनाएं वास्तव में क्या हैं। अगर आप ऊपर बाईं ओर थीम सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो थीम सेटिंग्स हमें इस वेबसाइट के बारे में सब कुछ बदलने की अनुमति देती है। सबसे पहले रंग। जैसा कि मैंने कहा, अगर हम रंगों पर क्लिक करते हैं, हमारे पास 5 विभिन्न रंग योजनाएं हैं। शुरुआत में मैंने कहा था 6, क्योंकि आप यहां एक छठा भी रख सकते हैं। इसे जोड़ना बहुत आसान है। तो चलो इसे योजना 1 कहते हैं। मुझे लगता है कि यह ठीक लग रहा है। लेकिन अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम पृष्ठभूमि का रंग बदल सकते हैं। बस उस पर क्लिक कर रहे हैं और आप इसे क्लिक करके खींच सकते हैं, जो भी आपको सबसे अच्छा लगे। या मैं जो सुझाव दूंगा वह यह है कि आप या तो अपने लोगों के आधार पर एक रंग पैलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आप बस गूगल पर HTML रंग पहचानकर्ता पर जाए, रंग पहचानकर्ता, और इनमें से कोई एक चुनें। आमतौर पर आप यहां एक इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप अपलोड करते हैं, मान लीजिए आपका लोगो मान लीजिए यह आपका लोगो है। इस सर्फबोर्ड पर आप इस रंग को बिल्कुल सही मिलाकर देख सकते हैं, ताकि आप यह पता कर सकें कि इसके लिए रंग कोड क्या है। तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। और फिर जब आप यहां अपने थीम को कस्टमाइज कर रहे होते हैं तो आप जाकर
उसे पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ नहीं करने वाला क्योंकि वहाँ लाल रंग थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन शायद स्कीम 5 शायद हम चाहते हैं कि वह लाल रंग बिल्कुल मेल खाए, तो हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं, और यह हमारे लोगों का लाल रंग है। तो चलो वापस पे क्लिक करते हैं। यही तरीका है जिससे आप अपनी सभी रंग योजनाओं को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये कुछ ऐसा है जिसे मैं आपके संपादन प्रक्रिया के प्रारंभ में करने की सिफारिश करता हूं। हम टाइपोग्राफी को बदल सकते हैं। मैंने ये थीम इसलिए चुनी क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से ये फ़ॉन्ट बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ये यहाँ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ फ़ॉन्ट बदल सकते हैं, और यहाँ एक काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट संग्रह है जिसे आप चुन सकते हैं। और इसे बंद करके हमारी थीम पर वापस जाएं, तो टाइपोग्राफी को संकुचित करें। हम एनिमेशन जैसी अन्य चीज़ें चुन सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हैं, वहाँ छोटे एनिमेशन होते हैं जो स्क्रॉल करते समय कैसे प्रकट होते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से यह पसंद है। यह आपकी लोड गति में भी थोड़ी मदद करनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ बटन, वेरिएंट पिल्स, इनपुट्स, प्रोडक्ट कार्ड्स सब कुछ बदल सकते हैं। मैं सिफारिश करता हूं कि आप लगभग 30 मिनट बिताएं और यह पता करें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा। इस वेबसाइट पर आपका स्टोर वास्तव में कैसा दिखता है। फिर हमारे पास ऐप एम्बेड्स हैं। मैं अभी वास्तव में ऐसा नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन अगर हम सेक्शंस पर वापस जाएं, वापस पर क्लिक करें, तो हम इसके बारे में थोड़ा और कस्टमाइज करना शुरू कर सकते हैं। तो शायद सबसे ऊपर ये यहाँ, याद रखें मैंने कहा था, इस पर क्लिक करें और हम इस सेक्शन को संपादित कर सकते हैं। मैं एक इमेज चुनने जा रहा हूं और चलिए मान लेते हैं कि पहली इमेज होगी। यहाँ ये इमेज स्पष्ट रूप से ये बहुत शोर है, वहां बहुत कुछ हो रहा है। अगर हम संपादित करने पर क्लिक करें तो सबसे पहले हम फोकल पॉइंट चुन सकते हैं। तो हम शायद वहां फोकल पॉइंट चुन सकते हैं, शायद ये वहां है। मान लेते हैं कि ये फोकल पॉइंट है। हम इसे सहेजने जा रहे हैं। बस हो गया। अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, गलत मत समझिए। हम इसके बारे में बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं। तो हम अभी शीर्षक जोड़ सकते हैं। तो सेंट्रल सर्फ शॉप, शायद हम कह सकते हैं सेंट्रल सर्फ शॉप, हम कह सकते हैं विश्वसनीय, और बटन पर लिखा हो सकता है सभी खरीदें। हम कह सकते हैं सर्फ बोर्ड खरीदें, दुकान बोर्ड, और ये किसी भी चीज से लिंक कर सकता है जो हम चाहते हैं। चलो एक संग्रह से लिंक करते हैं। याद रखें हमने सर्फ बोर्ड के लिए एक संग्रह बनाया था, तो चलो सर्फ बोर्ड से लिंक करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बटन पर एक आउटलाइन हो तो हम इसे थोड़ा और सूक्ष्म बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा दिखना बेहतर है। और हम डेस्कटॉप स्थिति चुन सकते हैं। तो ये मध्य बाईं ओर है, तो ये मध्य ऊर्ध्वाधर है, और फिर बाईं ओर ये कैसे सही किया गया है। मैं चाहता हूं कि ये मध्य में हो, है ना। मुझे लगता है कि ये वहां बेहतर लगेगा। तो हम इस व्यक्ति को थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन आप इसे थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके साथ खेल सकते हैं, एक अच्छा चित्र ढूंढ सकते हैं और इसे अपनी वेबसाइट पर उस जगह ले जा सकते हैं जो सबसे अधिक समझ में आती है। हम डेस्कटॉप पर कंटेनर दिखा सकते हैं या नहीं, मुझे ये पसंद है। तो आप बैकग्राउंड से कुछ भिन्नता प्राप्त कर सकते हैं और हम चित्र ओवरले चुन सकते हैं। ये वास्तव में बहुत अच्छा है क्योंकि इस समय चित्र बहुत शोर भरा है। और अगर आप एक ओवरले जोड़ना चाहते हैं और इसे थोड़ा कम अपारदर्शी या अधिक अपारदर्शी बनाना चाहते हैं, तो आप अभी ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप अपारदर्शिता बढ़ाते हैं तो ये थोड़ा गहरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि चित्र ओवरले के लिए ये थोड़ा बेहतर दिखता है। तो शायद वहां के आसपास कुछ ऐसा पर्याप्त होगा, शायद ये अच्छा हो सकता है। फिर से मुझे ये छवि वास्तव में पसंद नहीं है। चलो कुछ अलग अलग कोशिश करते हैं। चलो चलते हैं और देखते हैं, शायद। तो अगर हम कहते हैं कि परिवर्तन करें, लाइब्रेरी से चुनें, शायद ये वाला बेहतर होगा। हम कहेंगे कि हो गया, तो इस छवि को वहां जोड़ें। ये सुपर हाई रेजोल्यूशन की छवि नहीं है, लेकिन चलो इसे बाईं ओर ले चलते हैं। तो क्या आप याद करते हैं कि हमने वो कैसे किया। हम मध्य बाईं ओर ठीक वहां चुन सकते हैं, और इस तरह आप उस छवि को चारों ओर हिला सकते हैं और इसे बेहतर दिखा सकते हैं। ये अच्छा नहीं है, मैंने ये अभी गूगल पे पाया, बस अभी के लिए इसका उपयोग कर रहा हूं। स्पष्ट रूप से सुपर लो रेजोल्यूशन। तो ये एक अच्छा दिखने वाली छवि नहीं है, लेकिन यही तरीका है जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। अगर हम पीछे क्लिक करते हैं तो पहला वास्तव में एक स्लाइड शो है। तो ये वास्तव में विभिन्न तस्वीरों के बीच चक्रित हो रहा है। अगर हम यहाँ एक और छवि जोड़ना चाहते हैं तो चलो ऐड स्लाइड पर क्लिक करते हैं, और ये फिर से कुछ और हो सकता है। शायद हम जैसे कि हमारी झूठी पाल रख सकते हैं, हम इसे यहाँ रख सकते हैं, हम उस छवि को जोड़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये काफी बेहतर दिखता है। शायद हम इसे ऊपर दाईं ओर रखना चाहें, है ना, ऊपर दाईं, और इस तरह दिखने के लिए एक अच्छा स्थान होगा, कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता। और फिर यहां शायद मैं कंटेनर नहीं दिखाना चाहता, बिना कंटेनर, और हम कह सकते हैं हमारी प्रीमियम शॉप करें, और फिर यह संग्रहों से लिंक कर सकता है, यह सर्फबोर्ड से लिंक कर सकता है। हाँ, तो शायद ऐसा कुछ अच्छा लगेगा। अब अगर हम वापस क्लिक करते हैं तो आप अब तक समझ गए होंगे कि शॉपिफाई कैसे काम करता है। आप 6 बिंदुओं के साथ क्लिक और खींच सकते हैं एक चीज को दूसरे के ऊपर, तो इससे ये स्लाइड पहले आ जाएगी। मुझे लगता है कि ये दूसरी स्लाइड से थोड़ा बेहतर दिखता है। जैसा कि मैंने कहा,
ये एक तरह की कम रेजोल्यूशन वाली छवि है, लेकिन बस आपको ये समझाने के लिए कि ये कैसे काम करता है। बहुत बढ़िया। तो मैं इस बिल्डर का उपयोग करने के तरीके को दोहराने में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मुझे लगता है कि अब तक ये काफ़ी सहज है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और जो मैं आपको दिखा रहा था उसके साथ आगे बढ़े हैं, उम्मीद है कि आपको ये कैसे काम करता है इसका एक अच्छा विचार हो गया होगा। लेकिन एक आखिरी सेक्शन है जिसे मैं जोड़ना चाहता हूँ, बस चीज़ों को ठीक करने की और इसे पूरा करने के लिए। तो अगर हम कहते हैं कि अनुभाग जोड़ें, तो चलिए हम कहते हैं कि हम एक ऐसा अनुभाग जोड़ना चाहते हैं जो समर्पणीय सामग्री हो। शायद ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का अनुभाग है। मैं उस पर क्लिक कर सकता हूँ और ये नीचे जोड़ा जाएगा। याद रखें, मैंने वहां नीचे दाईं ओर क्लिक किया था। हम इसे ही अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, और यह समर्पणीय सामग्री है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, हम सब कुछ का आकार चुन सकते हैं। इस पर कोई कंटेनर नहीं है, रंग योजना चुनें। और फिर अगर आप इसे वास्तव में पागल लाल या कुछ और बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैं स्कीम के साथ रहूंगा, शायद स्कीम 3 यहां अच्छा लगेगा, जो नीचे के साथ मिल जाएगा। स्कीम 2 यही है, स्कीम 2 है जो मैं यहां उपयोग करूंगा। तो हम इसके ऊपर एक अनुभाग जोड़ सकते हैं या हम इसके ऊपर एक छवि जोड़ सकते हैं। बल्कि चलिए इस छवि को दाईं ओर जोड़ते हैं। मुझे लगता है कि यह वहां जोड़ने के लिए एक अच्छा सा चीज है। इस छवि को दाईं ओर जोड़ें। मुझे लगता है कि वहां जोड़ने के लिए यह एक अच्छा सा चीज है। और फिर अगर हम वापस पे क्लिक करते हैं तो आप उसके नीचे सब कुछ कस्टमाइज कर पाएंगे। इन सभी समर्पणीय पंक्तियों को मूल रूप से शॉपिफाई पर अपने स्वयं के तत्वों के रूप में माना जाता है। तो अगर हम उस पर क्लिक करते हैं, पहले वाले पर, हम बस कह सकते हैं क्या ये, और आप चुन सकते हैं कि आप इसे चेकमार्क या क्लिपबोर्ड बनाना चाहते हैं या जैसे वास्तव में आप जो चाहें डेयरी मुक्त, अगर आप इसे ऐसा चाहते हैं। तो वास्तव में बाईं ओर आप जो भी प्रकार का आइकन चाहते हैं आप इसे यहां चुन सकते हैं। यहां वास्तव में बहुत सारे विकल्प हैं। अपने ब्रांड के लिए जो भी समझ में आता है उसे चुनें। मैं बस प्रश्न चिन्ह के साथ जाऊंगा। प्रश्न चिन्ह यहां समझ में आ सकता है और हम अपने सवालों के जवाब जोड़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बोर्ड कई सालों तक चलते हैं। हम कह सकते हैं यहां हमारे देखभाल निर्देशों के बारे में अधिक जानें, और हम एक और पृष्ठ बनाएंगे जो चीजों की देखभाल कैसे करें। हम इसे थोड़ी देर बाद जोड़ेंगे। तो मैं कहने जा रहा हूं सहेजें। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हैं कि वास्तव में अपनी वेबसाइट पर सामग्री को कैसे कस्टमाइज करना है। अब चलिए एग्जिट पर क्लिक करते हैं। तो यहां से हम 3 बिंदुओं पर क्लिक कर सकते हैं, व्यू पर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वेबसाइट वास्तव में कैसी दिखती है। और मैं सलाह देता हूं कि इसे जितने संभव हो सके विभिन्न उपकरणों पर देखें। अगर आप अपने चचेरे भाई का आईपैड ढूंढ सकते हैं तो वहां पर इसे चेक करें। किसी का बहुत बड़ा गेमिंग मॉनिटर, किसी और का छोटा सा क्रोमबुक। बस यह समझने की कोशिश करें कि आपकी वेबसाइट हर उपलब्ध उपकरण पर कैसी दिखती है और बस पूरे अनुभव के माध्यम से जाएं। जैसे शायद आप इस पर क्लिक करते हैं, यह आपको आपकी संग्रह में ले जाता है। शायद हम इस उत्पाद को देखना चाहें, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, ये न केवल नए उत्पाद को दिखाता है बल्कि वहां पर बिक्री भी कहता है। यह आपका तुलना मूल्य है और आप चुन सकते हैं कि क्या आप 8 फुट रखना चाहते हैं। याद रखें, मुझे लगता है कि हमें यहाँ 2 अलग अलग चित्र होने चाहिए। तो 8 फुट अखरोट। अगर हम महोगनी पर क्लिक करते हैं तो यकीनन चित्र बदल जाना चाहिए। बस हो गया, हमारे पास अगली छवि है। और फिर यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, वे इन सर्फबोर्ड की सभी अन्य छवियों को देख सकते हैं जो आपने अपलोड की हैं। यहाँ कुछ अन्य छवियां भी देख सकते हैं और इसलिए यह चेकआउट प्रक्रिया में मदद करता है। अगर आपकी छवियां सभी एक ही एस्पेक्ट रेशियो की हैं तो यह अच्छा है। मैंने यहाँ कुछ तरह की यादृच्छिक छवियां चुनी हैं, लेकिन एक अच्छा एस्पेक्ट रेशियो है। थोड़ा लंबा, थोड़ा पतला, यह बेहतर दिखेगा। यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हुए ये उत्पाद के बारे में हमने जो अच्छा विवरण लिखा है वह है। नीचे एक कूल सा शेयर बटन भी है और आप इसे भी पसंद कर सकते हैं। तो ये उसी संग्रह में अन्य उत्पाद हैं। शॉपिफाई स्वचालित रूप से उन उत्पादों को क्रॉस सेल कर रहा है। तो जब कोई यह तय करता है कि उन्हें यह पसंद है तो वे इसे कार्ट में जोड़ सकते हैं या वे तुरंत पेपाल के साथ खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वे चेकआउट पर जाते हैं तो हमारे पास अभी तक हमारे भुगतान सेटअप नहीं है। तो मैं यहां हमारी वेबसाइट को बंद करने जा रहा हूं, शॉपिफाई पर वापस जाऊंगा और सेटिंग्स में नीचे जाऊंगा और सेटिंग्स से मैं भुगतान पर क्लिक करना चाहता हूं। अब शॉपिफाई पर भुगतान स्वीकार करने के कई तरीके हैं। पहला है शॉपिफाई भुगतान, और यह आपके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अधिकांश भुगतान होंगे। कोई बस अपना क्रेडिट कार्ड टाइप करता है। वे गूगल पे, एप्पल पे या ऐसा कुछ उपयोग करते हैं। अगर हम पूर्ण खाता सेटअप पर क्लिक करते हैं तो हम अपनी जानकारी सबमिट कर सकते हैं और यहां से आप तय कर सकते हैं कि क्या आप एकमात्र स्वामी हैं। शायद शुरुआत में आप केवल एक व्यक्ति के रूप में काम कर रहे हैं। आपके पास अभी तक एक व्यवसाय लाइसेंस भी नहीं है। यही है कितने लोग शुरुआत करते हैं। आप शायद एक एलएलसी भी चुन सकते हैं। और अगर आप उदाहरण के लिए अभी एक स्टोर शुरू कर रहे हैं और आप एक एलएलसी बनाना चाहते हैं तो हमारे पास वास्तव में एलएलसी बनाने के बारे में कई वीडियो हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं, लेकिन सामान्यतः कुछ वास्तव में अच्छे उपकरण हैं जो इसे करना काफी आसान बना देते हैं। तो मैं कुछ व्यवसाय विवरण दर्ज करने जा रहा हूं। आप अपना EIN
यानी नियोक्ता पहचान संख्या दर्ज कर सकते हैं, या अगर आप एक व्यक्ति हैं तो आपका SSN वही होगा जिसे आप वहां जोड़ेंगे। आप अपना सड़क पता, अपनी व्यक्तिगत जानकारी जोड़ सकते हैं। और फिर एक चीज जो मैं अत्यधिक अत्यधिक अनुशंसा करता हूं वह है यहाँ नीचे आपका स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टर। ये इस तरह से किसी के क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट पर, उनके बैंक स्टेटमेंट पर दिखाई देगा। और विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड के साथ अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कई लोग महीने के अंत में अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को देखेंगे, शायद वे SP28F से $35 का चार्ज देखेंगे। उन्हें नहीं पता होगा कि यह क्या है और वे चार्ज को विवादित करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए मैं आमतौर पर इसे जितना संभव हो सके स्पष्ट बनाना पसंद करता हूं। तो सेंट्रल सर्फ हम बस, या सेंट्रल सर्फ हम इसे एक शब्द की तरह बना देंगे। इस तरह कोई भी इसे देख सकता है। सेंट्रल सर्फ वे अपने ईमेल में देख सकते हैं और सेंट्रल सर्फ के लिए खोज कर सकते हैं, और उन्हें वे देखेंगे स्पष्ट रूप से। उनका रसीद वही होगा जो उन्हें उनके ऑर्डर के बाद ईमेल किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि यह वास्तव में फायदेमंद है, कुछ ऐसा जो मैं सभी को अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। फिर हम सत्यापन के लिए सबमिट कर सकते हैं और आप इस तरह से सेट हो जाएंगे। अब सेटिंग्स पर वापस जाते हैं। अगर हम फिर से पेमेंट्स पर जाएं तो दूसरी चीज जो मैं अनुशंसा करता हूं वह है पेपाल सेट करना। कुछ लोगों के पास शायद अपने फोन पर गूगल पे या एप्पल पे सेट नहीं है, लेकिन शायद उनके पास पेपाल है, या शायद अन्य लोग बस किसी वेबसाइट को अपना क्रेडिट कार्ड देने में विश्वास नहीं करते। शायद वे इसके बारे में थोड़े नर्वस हैं, और पेपाल इस समस्या को कई लोगों के लिए हल कर सकता है और लोगों के लिए ग्राहकों बनना थोड़ा आसान बना सकता है। इसलिए मैं पेपाल सेट करने की अनुशंसा करता हूं। यह शॉपिफाई पेमेंट्स की तुलना में सेटअप करना भी काफी आसान है। आप बस अपना पेपाल दर्ज करें, जैसे आप पेपाल में साइन इन करते हैं और ये जुड़ जाता है। ये करना वास्तव में आसान है। अगर आप वास्तव में चाहें तो हम मैनुअल पेमेंट विधियां भी रख सकते हैं। तो शायद अगर कोई फोन पर कॉल कर रहा है और आप इसे टाइप करते हैं तो यह निश्चित रूप से एक विकल्प है। या अगर वे स्टोर में आते हैं और व्यक्तिगत रूप से इसे खरीदते हैं तो आप इसे ट्रैक करना चाहते हैं और आपके पास POS नहीं है किसी कारण से, आप ये सब यहां भी कर सकते हैं। अब बाईं ओर कुछ अन्य सेटिंग्स पर चलते हैं। यहां ये सभी वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं उनमें से कुछ पर अधिक समय बिताने वाला हूं और कुछ अन्य पर जल्दी से गुजर जाऊंगा। तो उपयोगकर्ता और अनुमतियां। अगर आपके पास अन्य स्टाफ हैं तो आपको दुर्भाग्यवश अपने प्लान को बेसिक प्लान से ऊपर अपग्रेड करना होगा। अगर आप चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 5 स्टाफ सदस्य अगले प्लान में हैं और 15 उससे ऊपर है। मैं इसे वैसे ही छोड़ने वाला हूं। मेरे पास अभी कोई अन्य स्टाफ सदस्य नहीं है। हम पेमेंट्स पे जा सकते हैं जैसे कि हमने अभी किया। हम चेकआउट पे जा सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है ये कस्टमाइज करने का कि क्या आवश्यक है। उदाहरण के लिए शायद अगर यह B2B प्रकार की बिक्री है तो आप कंपनी नाम जोड़ने के लिए इसे वैकल्पिक या यहां तक कि आवश्यक बना सकते हैं। आप पता लाइन 2 को वैकल्पिक बना सकते हैं। मैं इसकी अत्यधिक सिफारिश करता हूं। जहां तक पूरा नाम का सवाल है, आप कह सकते हैं कि पहला और अंतिम नाम आवश्यक है। शायद मैं चेकआउट के लिए उसे वहीं बदल दूं। ईमेल, आप इसे यहां पूर्व चयनित कह सकते हैं। तो डिफॉल्ट रूप से ग्राहक चुने जाते हैं और उन्हें उस बॉक्स को चेक करके ऑप्ट आउट करना होता है। ये कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। मुझे ये वास्तव में पसंद नहीं है क्योंकि इससे आपकी ओपन रेट कम हो जाती है। वैसे भी अगर आप जितनी संभव हो सके ईमेल कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आगे बढ़ें और ऐसा करें, लेकिन अन्यथा आप हमेशा उसे बंद कर सकते हैं। आप SMS भी चुन सकते हैं, और यदि आप वहां मार्केटिंग विकल्प रखना चाहते हैं तो उसे सक्षम कर सकते हैं। और अगर आप टिपिंग रखना चाहते हैं तो मेरा मतलब है टिपिंग हाल ही में वास्तव में नियंत्रण से बाहर हो गई है। अगर आपके वेबसाइट पर टिपिंग है तो आप वहां कुछ अलग प्रीसेट्स के साथ टिपिंग विकल्प दिखा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये एक सिर्फ वेबसाइट पर समझ में आता है, इसलिए मैं इसे बंद करने वाला हूं। और यहां नीचे आप कुछ अन्य चीजें देख सकते हैं जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं। तो चलिए सेव करते हैं। कहिए इसे सेव करें। आगे बढ़ते हुए ग्राहक अपने खुद के खाते बना सकते हैं। अगर हम वहां एडिट पर क्लिक करें तो लॉग इन लिंक दिखाए। ऑनलाइन स्टोर के चेकआउट के हेडर में क्लासिक या नए ग्राहक खाते, मैं नए के साथ जाऊंगा। उन्हें पासवर्ड की जरूरत नहीं होती, बस उनके ईमेल पर भेज दिया जाता। मेरे विचार में ये थोड़ा आसान है, इसे ऐसे ही छोड़ने वाला। हम ब्रांडिंग चुन सकते हैं। हम स्वयं सेवा रिटर्न चुन सकते हैं। तो अगर आप सच में रिटर्न से निपटना नहीं चाहते और आप बस लोगों के लिए इसे स्वचालित रूप से करना आसान बनाना चाहते हैं तो आप इसे चालू कर सकते हैं। इसे सावधानी से करें, यह निश्चित रूप से नियंत्रण से बाहर हो सकता है। कभी कभी इसे प्रबंधित करना बेहतर होता है। किसी को रखना अभी अपने रिटर्न संभालने के लिए नियुक्त करते हैं। लेकिन सुनिए, यह उस उत्पाद पर निर्भर करता है। यह कुछ ऐसा हो सकता है जो आप वहीं कर रहे हैं। तो चलो इसे ऊपर सहेज लेते हैं। सहेजने पर क्लिक करें और यहीं नीचे जारी रखें। तो शिपिंग और डिलीवरी, अगर आप ड्रॉप शिपिंग जैसी कुछ कर रहे हैं तो यह आपके सप्लायर द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, और यह वास्तव में आपके लिए इसे भरने की परवाह करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अन्य उत्पादों के लिए, अगर आप ऐसे उत्पाद बेचना चाहते हैं जो आपने बनाए हैं या आप अपनी खुद की इन्वेंट्री रख रहे हैं, तो आप नया प्रोफाइल बनाएं पर क्लिक कर सकते हैं। तो यह ऐसा हो सकता है। शायद हाँ, नाजुक उत्पादों को वे एक प्रोफाइल, एक श्रेणी के रूप में अनुशंसा करते हैं, और इस श्रेणी में आने वाले किसी भी उत्पाद को वे उचित रूप से लेबल करेंगे, और इन्हें आप जानते हैं
उस कीमत के अनुसार भेजा जाएगा जैसे कि चार्ज होगा। शिपिंग लागत इस प्रोफाइल के साथ जुड़ी होगी। तो ये ऐसा होने वाला है अमेरिका यम। मान लीजिए सर्फबोर्ड को शिप करना मुश्किल होने वाला है, वे स्पष्ट रूप से बहुत बड़े होते हैं। हम एक जोन बना सकते हैं और शायद हम बस कहें यह अमेरिका या संयुक्त राज्य होने वाला है। संभवतः यह संयुक्त राज्य है। हम संयुक्त राज्य के लिए खोज सकते हैं। संयुक्त राज्य कहेंगे हो गया। हम एक दर जोड़ सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दर जोड़ें। हम अभी एक फ्लैट रेट का उपयोग कर सकते हैं। तो सर्फबोर्ड के लिए शायद इसे शिप करने का खर्च लगभग $14 है, बस अभी ऐसा ही है। या आप एक और दर जोड़ सकते हैं और आप कह सकते हैं हे शायद ये एक इकोनॉमी रेट होने वाला है, ये थोड़ा धीमा होने वाला है और ये लगभग 49 होने वाला है। तो हम लोगों को ये विकल्प देते हैं कि वे इसे कैसे भेजेंगे। हम कुछ छूट भी दे सकते हैं। मैं आपको ये कैसे करना है बस 1 मिनट में दिखाऊंगा। तो अगर आप एक निश्चित सीमा के ऊपर मुफ्त शिपिंग चाहते हैं, या लोग आप जानते हैं जब वे 2 उत्पाद खरीदते हैं तो उन्हें मुफ्त शिपिंग मिलती है, कुछ ऐसा, मैं आपको ये सेट करना कैसे है दिखाऊंगा। और ये भी एक बहुत शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। तो मैं कहने हूँ सेव करें। और बस यही तरीका है जिससे आप अपनी शिपिंग और डिलीवरी सेट करते हैं। ये इसके बारे में एक बहुत ही तेज क्रैश कोर्स था। बिल्कुल, आप कुछ और स्वचालित चीज़ें सेट कर सकते हैं जो वजन के आधार पर हैं। वे ये गणना कर सकते हैं कि कोई कितनी दूर है और कुछ अधिक सटीक शिपिंग चार्ज कर सकते हैं। यहाँ कुछ तीसरे पक्ष की पूर्ति विकल्प भी हैं। तो आपके पास यहाँ कुछ अलग अलग विकल्प हैं। करों और शुल्कों के बारे में बात करते हुए मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में बहुत से लोग वास्तव में बात नहीं करते, क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ स्थित हैं, स्थानीय कानून क्या हैं। और मैं यहाँ किसी भी तरह का कानूनी सलाहकार नहीं हूँ। मैं आपको वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं दे रहा हूँ, बस बहुत बहुत स्पष्ट होने के लिए। लेकिन चलिए हम यहाँ उपलब्ध उपकरणों के बारे में बात करते हैं और आप इसे इकट्ठा करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम उन क्षेत्रों में कर इकट्ठा करना चाहते हैं जहां आप उत्तरदायी हैं, चलिए उस पर क्लिक करते हैं। तो हम नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि एक नए क्षेत्र में इकट्ठा करें। तो शायद नया क्षेत्र पेंसिल्वेनिया होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि हम पेंसिल्वेनिया में बिक्री कर रहे हैं। अगर आप बिक्री कर इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको टैक्स अथॉरिटी के साथ पंजीकरण कराना होगा। वे आपको एक लिंक देते हैं और अपना बिक्री आईडी प्राप्त कर सकें। आप वह जानकारी यहाँ दर्ज करते हैं और फिर आप कहते हैं बिक्री कर इकट्ठा करें, और फिर स्वचालित रूप से आप बिक्री कर इकट्ठा कर रहे होंगे आपके सभी आदेशों के साथ जो पेंसिल्वेनिया में भेजे गए हैं या जिनका निपटारा किया जा रहा है। तो यही तरीका है जिससे आप इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे पास स्थान, उपहार कार्ड, बाजार हैं। वहां बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। हमने डोमेन के बारे में बात की। मैं अभी ऐप्स पे थोड़ी देर में वापस आऊंगा। अब अगर आप ग्राहक घटनाओं पर क्लिक करते हैं तो ये वास्तव में शक्तिशाली है अगर आप किसी भी पिक्सल के साथ काम कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि अगर आप टिकटॉक विज्ञापन या फेसबुक विज्ञापन चला रहे हैं और आप इसमें ऐसे चीजें जोड़ना चाहते हैं तो आप अपने पिक्सल यहाँ जोड़ सकते हैं, या उन विज्ञापनों को चलाने का आसान तरीका बस ऐप प्राप्त करना है। जैसा कि मैंने कहा, मैं अभी ऐप्स और बिक्री चैनलों के बारे में थोड़ी देर में बात करने वाला हूं, और उनमें से अधिकांश जैसे टिकटॉक उदाहरण के लिए, या वे अपने आप पिक्सल को एम्बेड कर लेते हैं और आपको इसके साथ यहाँ निपटने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ आप पहुंच सकते हैं अगर आपको कभी भी विज्ञापन पिक्सल की आवश्यकता हो, जैसे कि गूगल विज्ञापनों के लिए या कुछ ऐसा उदाहरण के लिए। फिर ब्रांड पर जाते हुए ये फिर से कुछ है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग अपने ट्यूटोरियल में इसे छोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। ब्रांड वास्तव में बहुत अच्छा है क्योंकि आप यहाँ अपना लोगो जोड़ सकते हैं। तो आप अपने ब्रांड के लिए लोगो जोड़ सकते हैं। मैं यहाँ एक छवि जोड़ने जा रहा हूँ। चलो इसे अभी मेरे लोगो के रूप में जोड़ देते हैं। कहीं हो गया, तो मेरे पास एक लोगो है। हम रंग चुन सकते हैं। हम अपना प्राथमिक रंग, अपनी कवर छवि, अपना नारा, अपनी संक्षिप्त विवरण और अपने सामाजिक लिंक भी चुन सकते हैं। इसलिए यदि मैं उदाहरण के लिए सिर्फ अपना इंस्टाग्राम जोड़ना चाहता हूं तो यह https://instagram.com होगा। स्लैश और फिर जो भी आपका उपयोगकर्ता नाम है। तो मेरे लिए ये माइक ओब्रायन है, माइक ओब्रायन, और मैं इसे सहेज सकता हूं। तो अब हमारे पास हमारा ब्रांडिंग है जो हमारी पूरी वेबसाइट पर सेटअप होगा। मुझे लगता है कि ये वास्तव में अच्छा है। मुझे लगता है कि ये भी बहुत सुविधाजनक है। ये सब यहाँ एक ही स्थान पर सेटअप है। हम अपनी सूचनाएं, कस्टम डेटा, भाषाएं, ग्राहक गोपनीयता और निश्चित रूप से नीतियों की जांच कर सकते हैं। अब ये कुछ ऐसा है जो मुझे वास्तव में अच्छा और थोड़ा अनोखा लगता है। शॉपिफाई की खासियत यह है कि वे आपको एक रिटर्न पॉलिसी और एक प्राइवेसी पॉलिसी को पूर्व भरे हुए टेम्पलेट्स देते हैं। और जैसे हाँ, चैट जीपीटी अब इन चीज़ों को बनाना बहुत आसान बना देता है अगर आप चाहें। लेकिन ये टेम्पलेट यहाँ होने से वास्तव में बहुत आसान हो जाता है। बस इस बटन पर क्लिक करें, बूम, आपके पास ग्राहक है, आपके पास रिटर्न पॉलिसी है, आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी है, आपके पास सेवा की शर्तें हैं, आपके पास शिपिंग पॉलिसी है। वास्तव में शिपिंग के लिए वे आपको वहां एक टेम्पलेट नहीं देते। संपर्क जानकारी, ये आपकी जानकारी के आधार पर भरेगा। और जाहिर है इन्हें पढ़ें, क्योंकि जब आप कहते हैं कि टेम्पलेट से बदलें तो आप यह घोषित कर रहे हैं कि यह आपकी नीति है। इसलिए जानना कि आपकी अपनी नीति क्या है। मैं सुझाव देता हूं कि आप उन्हें पढ़ें इससे पहले कि आप सहेजें। तो ये हैं सेटिंग्स। यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ बात करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन चलो यहाँ होम पेज पर वापस चलते हैं, शॉपिफाई पर।
अब हमारे पास एक वेबसाइट है, हमने अब बहुत सारा बैकएंड काम कर लिया है। अब हमारे पास कुछ उत्पाद हैं, हमारे पास श्रेणियां या संग्रह हैं। अगर हम ग्राहकों के पास जाएं तो चलो इस बाईं तरफ से चलते हैं। जब आपके पास ग्राहक खरीदारी कर रहे होते हैं, अगर कोई आपको ईमेल करता है और कहता है, हे मैंने यह चीज़ 3 महीने पहले खरीदी थी और यह टूट गई, ये वारंटी से बाहर है या शायद ये अभी भी वारंटी में है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप हमेशा ग्राहकों के पास जाकर उनकी खरीदारी विवरण, ऑर्डर हिस्ट्री देख सकते हैं और उन्हें समूहों में बांट सकते हैं। और ये फिर से लक्षित करने के लिए भी उपयोगी है, उन लोगों के लिए मार्केटिंग करने के लिए जिन्होंने अतीत में खरीदारी की है। लेकिन आपके सभी ग्राहक यहाँ सूचीबद्ध होंगे। आप समूह भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, ग्राहक उदाहरण के लिए जिन्होंने पिछले 30 दिनों में कम से कम एक खरीदारी की है, आप कह सकते हैं कि उन्होंने चेकआउट छोड़ दिए। आप इन समूहों को बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं अभी ऐसा करने की सिफारिश नहीं करता क्योंकि हम एक ऐप प्राप्त करने वाले हैं। मैं ऐप्स का वादा करता, लेकिन हम वहां पहुंचेंगे। और क्लावियो और ओमनीसेंड दो बेहतरीन ऐप्स हैं जो वास्तव में आपके लिए इसे एक अधिक शक्तिशाली और कुशल तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। सामग्री आप देख सकते हैं कि ये बस उन फाइलों की तरह हैं जो हमने अपलोड की हैं। चित्र, वित्त आप यहां देख सकते हैं। आप एक शॉपिफाई बैलेंस खाता खोल सकते हैं। आप वास्तव में एक छोटा कार्ड प्राप्त कर सकते हैं जो आपको हर साल कुछ प्रतिशत देता है। मुझे लगता है कि कभी कभी वे आपको शॉपिफाई में आपके द्वारा रखे गए बैलेंस पर 2% कैशबैक या कुछ ऐसा देते हैं। अपने बैंक खाते में कैश करने से पहले आप 2 चरणीय प्रमाणीकरण भी सेट कर सकते हैं। और जब आप यह सब कर लेंगे तो ऊपर की चेकलिस्ट यही है जो आप अंततः देखेंगे। बस आपकी कमाई, आपका लाभ, आपका मार्जिन, आपकी बिक्री, आपका खर्च और नीचे पेमेंट खाता। तो आप ये सब वित्त में देख सकते हैं। एनालिटिक्स इसी तरह, लेकिन थोड़ा अलग, आपको आपकी वेबसाइट के बारे में और अधिक जानकारी दिखाएगा और लोग आपकी साइट पर जाकर क्या कर रहे हैं। तो कितने लोग वास्तव में जाते हैं और ग्राहक में परिवर्तित होते हैं और वास्तव में बिक्री करते हैं, कितने लोग आपके स्टोर पर आ रहे हैं, या कुल बिक्री क्या है, और ऐसी ही कई अन्य चीजें। वे किस डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। अगर हम मार्केटिंग में जाए तो यह वास्तव में शक्तिशाली है क्योंकि आप यहां अपने अभियानों को प्रबंधित करने के बारे में और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। देखें कि क्या अच्छा काम कर रहा है, क्या परिवर्तित हो रहा है और वास्तव में अधिक कुशल हो रहा है। और हमारे पास यहाँ कुछ मार्केटिंग ऐप्स हैं, तो अगर हम अधिक मार्केटिंग ऐप्स देखें पर क्लिक करें तो अब शायद ये देखने का अच्छा समय है। ओमनीसेंड, जैसा कि मैंने पहले कहा, क्लावियो भी है। दो बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन मुझे ओमनीसेंड का उपयोग करना पसंद है। ओमनीसेंड यहीं, यह निश्चित रूप से प्रायोजित नहीं है, लेकिन अगर हम इंस्टॉल पर क्लिक करें, अगर आप जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हमारे पास इसके साथ एक एफिलिएट लिंक है। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं इसे विवरण में जोड़ दूंगा ताकि अगर आप लोग हमारे लिंक के माध्यम से इसे देखना चाहें। लेकिन मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूं, तो मैं इस पिछले टैब को बंद करने जा रहा हूं। तो अब मैं एक पासवर्ड बनाऊंगा और आप यहां नीचे कुछ भी चुन सकते हैं। सहमत हों और शुरू करें। अब हम अपने खाते को सेट करते समय अपना ईमेल सत्यापित कर सकते हैं और इससे हमें एक पृष्ठ पर ले जाया जाएगा जो कुछ ऐसा दिखता है। अब अन्य प्लेटफॉर्म भी ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे जो वास्तव में पसंद है, खासकर ओमनीसेंड में, वह यह है कि वे इसे वास्तव में बहुत आसान बना देते हैं। तो इसमें सीखने की कोई बड़ी कठिनाई नहीं है, सब कुछ बहुत स्वचालित है। और शुरुआत में वे आपके रंग, आपके फ़ॉन्ट, आपके सोशल लिंक और आपका लोगो पूछते हैं। तो चलो हम एक सोशल लिंक जोड़ते हैं, उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम, और हम शायद टिकटॉक भी जोड़ सकते हैं, या बस कहें टिकटॉक या एक्स ऐप। हम अपने रंग चुन सकते हैं और फिर से यही मैं पहले कह रहा था, जहां यह वास्तव में फायदेमंद है अगर आप अपने रंगों के लिए HTML रंग कोड जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप एक नए टैब में जाएं और HTML रंग पहचानकर्ता खोजें तो आप जान सकते हैं कि वह क्या है, या यहां आप एक ऐसा चुन सकते हैं जो काफी करीब हो। मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा है अगर आप सही वाला चुनें। लेकिन मैं बस ये कहने जा रहा हूं, चीजों को जल्दी रखने के लिए चलो इस वीडियो के लिए इसे ही चुनते हैं। यह मुझे अच्छा लग रहा है और मैं एक लोगो चुनने जा रहा हूं। कंप्यूटर से अपलोड करें और ऊपर के लिए मैं बस इसको हमारे ईमेल के शीर्ष बैनर के लिए जोड़ने जा रहा हूं। तो कहिए हम इसे चुनेंगे, हम चयन पर क्लिक कर सकते हैं और बस ऐसा ही होगा। तो ये हमारे कई ईमेल टेम्पलेट और फॉर्म के शीर्ष पर दिखाई देगा। तो अगर आपके पास 2 लोगों हैं तो शायद एक थोड़ा लंबा वहां ऊपर बेहतर लगेगा। आइए ब्रांड संपत्तियों को सहेजें। हम इसे बंद कर सकते हैं, हम इसे भी बंद कर सकते हैं, या बस कहें ओमनीसेंड पर जारी रखें। और यहां वे आपको तुरंत 4 छोटे कदम देते हैं। अब ये इस पर निर्भर करता है कि आप अपने ऑनलाइन स्टोर के साथ क्या कर रहे हैं, ये बातें समझ में आ सकती हैं या नहीं भी। तो अगर आप सब्सक्राइबर इकट्ठा करना चाहते हैं तो शायद ये पहली चीज है जो आप करना चाहेंगे। ये बहुत समझ में आता है। एक स्वागत ईमेल एक और शानदार विचार होगा, और ये सभी स्वचालन है। तो मैं वास्तव में किसके साथ जाने वाला हूं, एक ऐसा जो मुझे लगता है कि हर कोई इससे लाभ उठा सकता है, चाहे आपके पास किस तरह का स्टोर हो। ये एक छोड़ी हुई कार्ट है। अब मैं ओमनी साइन की सभी जटिलताओं में बहुत अधिक समय नहीं बिताने वाला हूं, क्योंकि वास्तव में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक उच्च स्तरीय अवलोकन देते हुए चलिए यहां वर्कफ्लो लॉन्च करते हैं। तो छोड़ी हुई कार्ट यहां नीचे होगी।
इसके अलावा आप इसे ऊपर जाकर ऑटोमेशन पर जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेशन पर जाते हैं तो हम एक छोड़ी हुई कार्ट के लिए बना सकते हैं, उत्पाद की छोड़ी गई कार्ट के लिए। लेकिन चलिए यहाँ डैशबोर्ड के माध्यम से चलते हैं, ठीक है। तो चलिए वर्क फ्लो लॉन्च पे क्लिक करते हैं, वर्क फ्लो लॉन्च करते हैं और वे हमसे कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो तीसरे ईमेल के लिए छूट क्या है, वे हमें दिखा रहे हैं कि वर्क फ्लो क्या होने वाला है और आपको यहाँ से इसके माध्यम से ले जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक ग्राहक आपके चेकआउट पर जाता है और वे कार्ट में कुछ जोड़ते हैं, वे इसे खरीदने तैयार हैं और फिर किसी कारणवश उन्होंने वास्तव में इसे नहीं खरीदा। शायद किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी, शायद उनका कंप्यूटर बंद हो गया, किसे पता उन्होंने इसे नहीं खरीदा। तो आप 1 घंटे का इंतजार करते हैं और फिर उन्हें एक ईमेल भेजते हैं और हम 1 सेकंड में देखेंगे कि ये ईमेल क्या है। और फिर अगर वे उसके बाद भी नहीं खरीदते तो आप और 11 घंटे का इंतजार करते हैं और फिर आप उन्हें एक और भेजते हैं। आप 12 और घंटे इंतजार करते हैं और एक आखिरी ईमेल भेजते हैं। ये एक छूट होने वाली है, अंतिम धक्का। और अगर वे उसके बाद भी इसे नहीं खरीदते तो आप बस उन्हें जाने देते हैं। तो हम जो करने वाले हैं, मैं बस ये कहने वाला हूं कैसे आपके उत्पाद के मार्जिन के आधार पर लगभग 10% या 15%, मैं बस ये कहने वाला हूं कि तीसरे ईमेल पर हम उन्हें 15% की छूट देते हैं। आप एसएमएस भी कर सकते हैं। मैं अभी केवल ईमेल का ही उपयोग करने वाला हूं। इस उदाहरण में मुझे एसएमएस की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो ओमनीसेंट कर सकता है और यह कहेगा चलो हो गया, ये अब सक्रिय है, हम आपका वर्क फ्लो शुरू कर सकते हैं। तो ये है, जैसे आप हैरान हो सकते हैं कि जैसे इतना कम किया गया और यह पहले से ही सक्रिय है। लेकिन यही मैं ओमनीसेंट के बारे में कह रहा था, यह वास्तव में चीज़ों को बहुत जल्दी करता है। तो अगर हम यहाँ पर एबंडन कार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा वर्क फ्लो है। मैं आपको दिखा रहा था लेकिन अब संपादित किया जा सकता है। ये कुछ ऐसा है जिसे हम संपादित कर सकते हैं। तो ऊपर आप ट्रिगर देख सकते हैं। तो शुरुआत में ट्रिगर बस ये है कि अगर वे चेकआउट पर जाते हैं, या इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर ये 1 घंटे तक निष्क्रिय रहा है जब उन्होंने इसे कार्ट में जोड़ा है, ऐसी चीज़ें मैं कहने वाला हूं अपडेट करें, मुझे यह पसंद है। आप यहां पहले ईमेल की जांच कर सकते हैं। तो इस ईमेल पर क्लिक करने से यह विषय है, प्री हेडर और प्रेषक का नाम। आप यहां पर इसकी बहुत सारी चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर आप संपादित सामग्री पर क्लिक करते हैं तो यह आपको दिखाएगा कि ईमेल वास्तव में कैसा दिखता है। और यह वही ईमेल है जो यहां भेजा जाएगा। ये उन लोगों की कार्ट से भरे जाएंगे जो वास्तव में आपके स्टोर पर गए। तो हम इसे 1 मिनट में टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह हमारे लिए कितना अच्छा काम करता है। दुकान पर जाकर और बस आप जानते हैं वास्तव में कुछ खरीदे बिना। लेकिन आप यहां देख सकते हैं, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बताएगा कि उत्पाद विवरण कार्ड से भरे जाएंगे। तो ये वास्तव में कूल है। ये सब गतिशील होने वाला है, हर व्यक्ति के लिए अपडेट होता रहेगा, बहुत कस्टमाइज किया हुआ। और हाँ, तो ये यहां मुझे सच में नहीं लगता कि हमें इसे बदलने की जरूरत है। मैं कहने वाला हूं संपादन समाप्त करें और मैं उस एक को नहीं बदलने वाला। आप प्रतीक्षा समय को बदल सकते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं अरे शायद ये केवल सप्ताह के कुछ दिनों में करें, है ना, शायद केवल सप्ताह के दिनों में, शायद सप्ताहांत पर। अगर ये एक B2B स्टाइल का व्यवसाय है तो शायद ये समझ में नहीं आता, या आप इसे बदल सकते हैं। कब तक इंतजार करने वाले हैं? क्या आप दिनों, महीनों, हफ्तों या मिनटों तक इंतजार करने वाले हैं? यहाँ 11 घंटे की सिफारिश की गई है। तो शुरुआत में ये एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। नीचे जाते हुए आप देख सकते हैं, आप दूसरे ईमेल को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप तीसरे ईमेल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं और इस एक के बीच का प्रतीक्षा समय भी। तो अगर हम सिर्फ एक ईमेल को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि आपको ये कहाँ करना है, ठीक यहीं। लेकिन चलिए बात करते हैं कि इसे कैसे करना है। मेरे विचार में ये एक काफ़ी सहज संपादक है। आप बस इनमें से किसी भी छोटे सेक्शन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब एक ही सेक्शन है जिसमें कुछ तत्व इसके अंदर हैं। हमारे पास यहाँ नीचे ये सब एक ही सेक्शन है जिसमें आप जानते हैं कई तत्व इसके अंदर हैं। विभाजक, स्पेसर, यहाँ छोटा हेडर, कुछ टेक्स्ट, छूट, यहाँ हमारा कूपन कोड है। और फिर से जो कुछ ओमनीसेंट यहाँ करता है वो है, वे हर एक के लिए एक अलग कूपन कोड बनाते हैं। इस तरह ये किसी प्रकार की, आप जानते हैं, हनी या कूपन कैबिन जो भी हो पर नहीं जाएगा, जैसे उन साइटों में से एक जो बस सभी को कूपन देती हैं। ये हर एक व्यक्तिगत ईमेल के लिए कस्टम होगा और ये केवल एक बार काम करेगा। तो लोग इसे साझा नहीं कर सकते। ये आपके मार्केटिंग के लिए अच्छा होना चाहिए। और अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप इसे एक सामान्य बना सकते हैं। अगर आप बस इसे ऐसा बनाना चाहते हैं तो ये 15 बचा सकता है। लेकिन ये यहाँ मुझे लगता है वास्तव में चीज़ों को करने का एक और प्रभावशाली तरीका। ये स्पष्ट रूप से हर एक व्यक्ति के लिए अधिक कस्टम है। आप इसे यहाँ भी बदल सकते हैं। अगर आप इसके बजाय कहना चाहते हैं अरे आप जानते हैं प्रतिशत वह संकेत था जो ओमनीसेंट चाहता था कि हम करें, शायद निश्चित राशि अधिक समझ में आती है, तो आप जानते हैं इसे यहाँ बदल सकते हैं और इसे सभी ऑर्डर पर लागू कर सकते हैं या एक MOQ रख सकते हैं। आप केवल कुछ विशेष संग्रहों को वह छूट दे सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं, आप जानते हैं, $10 की छूट और आप केवल अपने प्रीमियम सूट के लिए या केवल अपने सर्फ बोर्ड के लिए या जो भी हो का मतलब रखते हैं, आप जानते हैं आप इसे ऐसे प्रबंधित करेंगे। यहाँ नीचे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप जानते हैं समाप्ति की अवधि, ये कब तक चलेगा। अगर आप वहाँ कोई टिप्पणी जोड़ना चाहते हैं, बटन, रंग, पैडिंग, इसका मतलब है कि इसके चारों ओर की स्पेसिंग होगी। तो
अगर मैं इसे जैसे 30 में बदलता हूं तो आप देखेंगे हमें इसके ऊपर बहुत अधिक जगह मिलेगी। 30, आप देखेंगे हमें इसके ऊपर बहुत अधिक जगह मिलती है। तो यही मूल रूप से है कि आप सब कुछ कैसे संपादित कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करते हैं। दाईं ओर आपके पास कुछ तकनीकी पहलू हैं और फिर इसका लेआउट भी है। अगर आप व्यक्तिगत तत्वों के बारे में कुछ विशेष रूप से बदलना चाहते हैं, तो अगर मैं बस इस टेक्स्ट को यहां बदलना चाहता हूं तो हम बस इसे डबल क्लिक कर सकते हैं और फिर बस जोड़ सकते हैं। कुछ नया टेक्स्ट जोड़ें। हाँ, मैं इसे हटाने जा रहा हूं क्योंकि फिर से मुझे सच में नहीं लगता कि ओमनीसेंट को यहां कुछ बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जो वर्कफ्लो उसने बनाया सच में वो बहुत अच्छा दिखता है। तो मैं अपडेट पे क्लिक कर सकता हूं या मैं कैंसिल पे क्लिक कर सकता हूं क्योंकि मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं बदला और हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बंद करें और यही हमारी स्वचालन है। इसने इसे 2 बार किया। हमने चेकआउट और कार्ट को छोड़ दिया है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि वे कहां पहुंचते हैं। ये उन 2 वर्कफ्लो में से एक होगा। वे इस समय मूल रूप से समान हैं। लेकिन ये हमारा पहला है। अगर हम डैशबोर्ड पर वापस जाएं तो मुझे लगता है कि इसे यहां से देखना सबसे आसान है। लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे बस ऊपर की श्रेणियों के माध्यम से चलने दें, क्योंकि इस पर क्लिक करना मूल रूप से वही सेटअप होगा। मैंने आपको बस छोड़ी हुई कार्ट के लिए दिखाया, तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ये बहुत सहज है और मुझे लगता है कि आप लोगों के पास ये पहले से ही है। चलो अभियानों पर चलते हैं। यहाँ आप अपने सब्सक्राइबर लिस्ट को एक नया ईमेल भेज सकते हैं। ये मूल रूप से तब होगा जब आप एक नया उत्पाद लॉन्च करते हैं, एक नई संग्रह लॉन्च करते हैं, एक नई बिक्री, कुछ ऐसा। आप एक नया ईमेल अभियान बना सकते हैं। ये उन उपकरणों के बहुत समान होने वाला है जो मैंने आपको अभी दिखाए। लेकिन यहां आप एक बार का ईमेल बना रहे हैं जिसे आप भेजेंगे। तो हम विषय पंक्ति चुन सकते हैं। आप एक विषय पंक्ति भी बना सकते हैं और यह नए लकड़ी के सर्फबोर्ड पर आधारित हो सकता है। नया लकड़ी का 9 फुट का सर्फबोर्ड आज लॉन्च हो रहा है, उसे जनरेट करें और वे यहां पर कुछ विचार निकाल सकते हैं। और हम कह सकते हैं, अरे चलो कहें, नए 9 फुट के सर्फबोर्ड के विशेष लॉन्च को मत छोड़िए। चलो इसे लेते हैं। हम इसे लागू करने जा रहे हैं। हम प्रेषक का नाम चुन सकते हैं जैसे कि सेंट्रल सर्फ शॉप, और फिर भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला ईमेल बस एक साझा ओमनीसेंट ईमेल हो सकता है। हम इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसे कस्टम डोमेन के साथ सत्यापित नहीं किया। तो ये कुछ है जिसे हम सेटअप करेंगे। मैं अभी के लिए साझा ओमनीसेंट ईमेल के साथ जाऊंगा, बस ये दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है। प्री हेडर ये वास्तव में बहुत अच्छा है। तो ये तब होगा जब आपको एक ईमेल मिलेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये जीमेल जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है। ये प्रेषक होने वाला है। ये विषय पंक्ति होने वाली है। और फिर यहां हर कोई मानता है कि ये बस ईमेल में पहला वाक्य है। लेकिन ज्यादातर मार्केटिंग ईमेल वास्तव में, आप जानते हैं, इसके लिए पूर्व निर्धारित होते हैं कि यह क्या होने वाला है। और ये आपका प्री हेडर होने वाला है यहां। तो ये थोड़ा हल्का ग्रे टेक्स्ट है और अगर आप यहां कुछ बहुत बहुत आकर्षक बनाते हैं तो ये वास्तव में आपके क्लिक थ्रू रेट को सुधार सकता है। तो ये ऐसा हो सकता है। शायद हम बस ऐसा कुछ कहेंगे। हम इस अभियान का नाम रख सकते हैं। तो यह नया नया 9 फुट का बोर्ड हो सकता है। अंग्रेजी भाषा होने वाली है। अगर आप चाहें तो हम स्वचालित रूप से फेसबुक पर पोस्ट कर सकते हैं। ये इसे थोड़ा आसान बना देता है। तो आपको सोशल मीडिया पर इतना प्रबंधन नहीं करना पड़ेगा। मैं कहने वाला हूं ईमेल टेम्पलेट चुनें। और अब उनके पास कई वास्तव में अच्छे टेम्पलेट्स हैं जिनसे हम बस, आप जानते हैं, गुजर सकते हैं और कह सकते हैं, खैर अभी मैं ये मेमोरियल डे पर फिल्मा रहा हूं। तो यही वजह है कि इनमें से कई सामने आ रहे हैं। तो आप देखेंगे, आप जानते हैं, वैलेंटाइन डे वाले, ईस्टर वाले, मेमोरियल डे, जिस समय आप इसे देख रहे हैं या इसके माध्यम से जा रहे हैं, आप शायद कुछ अलग टेम्पलेट्स सामने आते हुए देखेंगे। आप उन्हें खोज भी सकते हैं या आप बाईं ओर देख सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, ये एक उत्पाद को बढ़ावा देने वाला होने वाला है। तो हम इनकी जांच कर सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, शायद हम प्रकार के अनुसार भी फिल्टर कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, शायद ऑटोमेशन, ये फैशन और लाइफस्टाइल हो सकता है, ये एक उत्सव हो सकता है, ये रियल एस्टेट या चालानों के लिए हो सकता है। अगर आप लोगों को चालान भेज रहे हैं तो इसके लिए विशेष अवसरों या बस विविध चीज़ों के लिए टेम्पलेट्स हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बस एक मौसमी चीज़ या ऐसा कुछ। तो मैं कहने वाला हूँ, ये वाला यहाँ एक उत्पाद को बढ़ावा दे रहा है। एक नया उत्पाद जो हम बेच रहे हैं वो 9 फुट का सर्फबोर्ड है। और हम बस जा सकते हैं और इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। शायद ये वाला यहाँ। आप इस टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ से आप सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। लगभग वही जैसा मैंने आपको संपादक में दिखाया, यहाँ भी वही संपादक है। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। हम छवि को किसी ऐसी छवि से बदल सकते हैं जो हम चाहते हैं, जो हमारे पास है। तो शायद ये छवि यहाँ, और हम कह सकते हैं हमारा नया, और तो हम ऐसा कह सकते हैं और आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ नीचे भी चीज़ें हैं। तो ये सिर्फ उत्पाद हैं जो व्यक्तिगत इमेजेस पर आधारित हैं। आप वैकल्पिक रूप से उत्पाद लिस्टिंग पर जा सकते हैं और अपने स्टोर से उत्पादों का चयन कर सकते हैं। तो आप जानते हैं, आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप अपने शॉपिफाई से जुड़े हुए हैं और हम जुड़े हुए हैं, तो यह काम कर रहा है। हम यहाँ नीचे बटन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं ताकि यह जहाँ चाहें वहाँ लिंक कर सके। तो अभी ये अकाउंट वेबसाइट से लिंक हो रहा है।
लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक व्यक्तिगत लिंक जोड़ सकते हैं या यह संपर्क जानकारी हो सकती है। ये एक ईमेल, फ़ोन नंबर या ऐसा कुछ भी लिंक कर सकता है। तो मैं इसे सेव करने जा रहा हूँ। प्राप्तकर्ता चुनें। अब आप इसे अपने सभी सब्सक्राइबर्स या व्यक्तिगत सेगमेंट्स को भेज सकते हैं। अगर आपके पास सेगमेंट्स हैं तो ये नया है, इसलिए शायद आपके पास नहीं है, लेकिन आप सेगमेंट्स बना सकते हैं। हम ये 1 सेकंड में करने जा रहे हैं। या आप मैन्युअली जोड़ सकते हैं अगर आपके पास एक अलग लिस्ट है और आपने उन्हें इंपोर्ट नहीं किया है और आपके पास 5 सब्सक्राइबर्स हैं। आप बस उन्हें इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप ये यहाँ कर सकते हैं। मैं अभी सब्सक्राइबर्स को कहने जा रहा हूँ और मैं अभियान देख सकता हूँ। आप एक टेस्ट ईमेल भी भेज सकते हैं। मैं इसकी सिफारिश करता हूँ बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब आप ईमेल प्राप्त करें तो कोई चीज़ गायब ना हो, जैसे कोई इमेज। टेक्स्ट थोड़ा अजीब लेआउट में है। ये करना अच्छा है, इसे भेजना। हम अभियान बूस्टर को भी सक्षम कर सकते हैं जो आपके अभियान को उन सब्सक्राइबर्स को फिर से भेजता है जो शुरू में इसे नहीं खोलते। यह आपकी पहुंच को बढ़ाना चाहिए और आपके ओपन रेट्स में सुधार करना चाहिए, क्योंकि यह अनएंगेज्ड प्राप्तकर्ताओं को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से लक्षित करता है। तो यह सच में कूल है। ये एक अच्छा फीचर है जो उनके पास है। आप एसएमएस बूस्टर भी चुन सकते हैं। और बूस्टर आप कह सकते हैं कि अगर उन्होंने ईमेल नहीं खोला या अगर उन्होंने खोला और ईमेल पर क्लिक नहीं किया तो कुछ ऐसा। यहाँ नीचे हम कुछ और चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं। हम इसे शेड्यूल कर सकते हैं और फिर हम कह सकते हैं कि अभी भेजें। मेरे पास कोई ईमेल प्राप्तकर्ता नहीं है, इसलिए मैं बस इसे सहेजने और बंद करने जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसा है जिसे आप भविष्य में भेज सकते हैं। ऑटोमेशन हम उनके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन और भी बहुत सारे हैं और आप इसे पूरी तरह से कस्टम भी बना सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि वर्क फ्लो बनाएं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी सारी ऑटोमेशन है जिन्हें आप उपयोग कर सकते हैं या अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पहले 4 के अलावा वहाँ बहुत सारे हैं। फॉर्म्स किसी भी तरीके से होते हैं जिनसे लोग साइन अप कर सकते हैं। आप प्रीव्यू और लॉन्च कर सकते हैं। यह मूल रूप से आपकी वेबसाइट के नीचे हो सकता है, जहां ज्यादातर लोग इसे शॉपिफाई पर रखते हैं, तो इसे सेट करना वास्तव में आसान है। और बेशक हमारे पास यहाँ ऑडियंस है। ये वह जगह है जहां आपकी लिस्ट है, तो हमारे सभी संपर्क यहाँ होंगे और हम सेगमेंट बना सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप एक सेगमेंट बनाना चाहते हैं तो यह शायद इसे करने का बेहतर तरीका है। यहाँ आप कह सकते हैं कि सेगमेंट बनाएं और ये सेगमेंट वास्तव में लक्षित हो सकते हैं। वे सक्रिय ईमेल सब्सक्राइबर हो सकते हैं, तो लोग जो नियमित रूप से आपके ईमेल खोलते हैं और उनके साथ जुड़ते हैं। वे लोग हो सकते हैं जिन्होंने पहले किसी बिक्री के दौरान खरीदारी की है। ये उन लोगों के लिए हो सकता है ये केवल उनके जन्मदिन पर है। जैसे आपके पास यहाँ बहुत सारी वास्तव में शानदार चीज़ें हैं जिनसे आप अपने ईमेल लिस्ट में विशेष सब्सक्राइबर को स्वचालित रूप से लक्षित कर सकते हैं और सेगमेंट टैब में ये स्वचालित सेगमेंट बना सकते हैं। हम रिपोर्ट्स पर जा सकते हैं और ये आपको बहुत कुछ दिखाएगा, जैसे कि कौन सी कैंपेन काम करती है, वर्क फ्लो, फॉर्म्स। आप जानते हैं कि ओपन रेट क्या है, कितने भेजे गए और ऐसी चीज़ें। यहाँ अंतिम कार्य आपके खाते पर जाना और देखें हमें 500 मुफ्त ईमेल मिलते हैं। $1 का एसएमएस। मैं आमतौर पर एसएमएस का उपयोग नहीं करता और 50 मुफ्त समीक्षाएं बची हैं। तो अगर हम हमारे योजनाओं को देखें पर क्लिक करना चाहते हैं, जैसे जैसे मैंने कहा, आपको योजना लेने की जरूरत नहीं है। आप बस उन 500 मुफ्त ईमेल के साथ शुरू कर सकते हैं और अगर आपको पसंद है तो शायद आप भविष्य में इसे अपग्रेड कर सकते हैं या इसके साथ रहें और यह आपके लिए समय के लिए काम करेगा। तो अगर आप बस कहते हैं कि मासिक भुगतान करें तो यह प्रति माह 500 संपर्कों के लिए अच्छा है। यह स्वचालित रूप से स्केल होगा, इसलिए जब आप बड़े होंगे तो कीमत बदल जाएगी और आदर्श रूप से यह आपको एक काफ़ी बड़ा पैसा कमाना चाहिए, जैसे कि यह प्रति माह $16 की लागत से कहीं अधिक हो। तो मैं कह सकता हूं कि इस योजना को चुनें। हम कह सकते हैं कि जारी रखें और फिर बस अपनी जानकारी दर्ज करें और हम अपग्रेड हो जाएंगे। अब चलो शॉपिफाई पर वापस चलते हैं। ठीक है, अब चलो कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास शॉपिफाई पर हैं। आप बस बाईं ओर से गुजर रहे हैं ताकि आप जान सकें कि सब कुछ कहाँ है। घर पर यह बस आपका कस्टम डैशबोर्ड होगा जो इस पर निर्भर करेगा कि आप अपने स्टोर के जीवन में कहाँ हैं। शुरुआत में वे आपको अगले करने के लिए चीजें दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ एक चेकलिस्ट। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं कवर करता हूं वह पहले ही कवर किया गया है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अन्यथा भविष्य में वे आपको ऊपर बुनियादी छोटे एनालिटिक्स दिखाएंगे। हम बाद में बाईं ओर और अधिक गहराई से चीजें देख सकते हैं। यहाँ ऑन ऑर्डर आपको दिखाएगा, बेशक सभी ऑन ऑर्डर जो लोग करते हैं। तो अगर आप उन्हें खुद पूरा कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जाएंगे और आप उन्हें पूरा किया हुआ मार्क कर सकते हैं। आप नए ऑन ऑर्डर देख सकते हैं। आप जानते हैं यहाँ से अपने सभी इन्वेंट्री को प्रबंधित कर सकते हैं और ऐसी चीजें। और ये कुछ ऐसा होने वाला है जो अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं या किसी भी तीसरे पक्ष के सप्लायर का उपयोग कर रहे हैं जो शॉपिफाई के साथ एकीकृत होता है, तो यह स्वचालित रूप से आपको वास्तव में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे प्लेटफॉर्म के आधार पर स्वचालित रूप से भर जाएगा। बिल्कुल, हम यहाँ उत्पादों पर जा सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि शिपिंग लेबल्स कुछ ऐसा है जिसे आप शॉपिफाई के माध्यम से सेट कर सकते हैं कि अगर आप अपनी खुद की पूर्ति कर रहे हैं तो यह इसे आसान बना देना चाहिए। तो आपको गलत उत्पाद को गलत घर में भेजने की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आप यहाँ शॉपिफाई से प्रिंट करने के लिए शिपिंग लेबल्स का उपयोग करके अपने कार्य प्रवाह को थोड़ा सरल बना सकते हैं। हम पहले ही इस श्रेणी में उत्पादों और सब कुछ के बारे में काफी बात कर चुके हैं, साथ ही ग्राहकों के बारे में भी। बिल्कुल, अगर आपको कभी रिटर्न या कुछ और होता है तो आप यहाँ वापस आकर देख सकते हैं कि ग्राहक कौन थे, उन्होंने क्या खरीदा, और इसे भी प्रबंधित करें। मैंने पहले वित्त के बारे में बात की, हमने यहाँ एनालिटिक्स के बारे में थोड़ी बात की, फिर मार्केटिंग वो जगह है जहां मैंने ओमनीसेंट के बारे में बात करना शुरू किया और इसे कैसे सेटअप करना है। इससे पहले कि हम और ऐप्स में जाएं, ये ऐप्स तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, मैं अभी 1 सेकंड में वो दिखाऊंगा। आइए छूटों पर बात करते हैं। अगर हम छूटों पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास पहले से ही कुछ हैं जो ओमनीसेंट के माध्यम से स्वचालित रूप से बनाई जा रही हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा बनाना चाहते हैं जो कहें आपकी वेबसाइट के सबसे ऊपर के घोषणा बार पर दिखाई दे, तो हम छूट बनाएं पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ 4 अलग अलग विकल्प हैं। आप एक शिपिंग छूट रख सकते हैं, आप ऑर्डर पर एक निश्चित राशि की छूट रख सकते हैं, आप कुछ उत्पाद रख सकते हैं या एक खरीदें एक मुफ्त पाएं, कुछ ऐसा। तो चलिए बस कहते हैं कि उत्पादों पर छूट। आप जो भी चुने, वास्तव में यह मायने नहीं रखता, आप इसे यहां कस्टमाइज कर सकते हैं। यह एक डिस्काउंट कोड हो सकता है, या जब वे कार्ट में चीजें जोड़ते हैं तो बस एक स्वचालित छूट हो सकती है। तो अगर यह खरीदें एक पाएं एक है तो शायद यह एक स्वचालित चीज है। उन्हें एक कोड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं एक कोड के साथ जाने वाला हूं, कहिए सेव 10। सेव 10 बस आपको दिखाने के लिए कि यह वास्तव में कैसे काम करता है, और यह एक प्रतिशत या एक निश्चित राशि हो सकती है। मैं बस एक निश्चित राशि या प्रतिशत के साथ जाने वाला हूं। माफ कीजिए, यह 10% की छूट है, और यह विशिष्ट संग्रहों या विशिष्ट उत्पादों पर लागू हो सकता है। आप यहां संग्रहों को ब्राउज कर सकते हैं और कह सकते हैं शायद यह केवल $100 से कम के उत्पादों पर लागू होता है, और मैं ये वहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं तय करता हूं नहीं सब पर लागू हो, मैं छोटे एक्स पे क्लिक कर सकता हूं और उसे हटा सकता हूं। अब यह स्टोर पे सब पे लागू होता है। आपके पास न्यूनतम हो सकता है खरीदारी की आवश्यकता, या मैं बस कहने वाला हूं कि इसके लिए कोई न्यूनतम नहीं है, क्योंकि 10% के रूप में आमतौर पर MOQ वहां ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन अगर यह $1 की राशि है और आप कहते हैं कि जब आप $100 खर्च करते हैं तो $10 की छूट मिलेगी, तो शायद आपको $100 का न्यूनतम खरीदारी राशि रखना होगा। या आप कह सकते हैं कि न्यूनतम मात्रा में आइटम, अगर यह ऐसा है 2 आइटम खरीदें, तीसरे पर $10 की छूट पाएं, तो आप इसे न्यूनतम मात्रा का उपयोग करके सेट कर सकते हैं। मैं कहना है कोई न्यूनतम नहीं है। यह सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो सकता है या सिर्फ विशिष्ट वर्गों के लिए, शायद वे लोग जिन्होंने पहले कुछ खरीदा है। यह विशिष्ट ग्राहकों के लिए भी हो सकता है। आप उन्हें यहां नीचे से चुन सकते हैं। मैं इसे सभी के लिए सेट रहने वाला हूं। यहां भी हमारी कुछ सीमाएं हैं। तो अगर यह पहले 1000 लोगों के लिए है, शायद आप एक इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर रहे हैं, तो पहले 1000 लोग जो लिंक के माध्यम से जाएंगे उन्हें 30% की छूट मिलेगी। आप यहां एक कुल सीमा कह सकते हैं 1000। तो पहले 1000 लोग जो इसका उपयोग करते हैं उन्हें वह छूट मिलती है, या कह सकते हैं शायद प्रति ग्राहक एक ही सीमित कर दें। अगर आप चाहें तो आप वास्तव में उन्हें एक साथ मिला भी सकते हैं, लेकिन मैं दोनों को बंद ही रहने वाला हूं। फिर से प्रतिशत, मैं ये जितना संभव हो सके करने के लिए ठीक हूं। अब संयोजन है, आप कह सकते हैं कि इसे शायद के साथ जोड़ा जा सकता है, इसे शिपिंग छूट के साथ जोड़ा जा सकता है। शायद आप $10 बचा सकते हैं, और फिर अगर आप $50 तक पहुंचते हैं तो आपको मुफ्त शिपिंग भी मिल सकती है। शायद ये एक और विकल्प है जो हम चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि वे एक दूसरे से अलग हों, तो मैं उस संयोजन की अनुमति दे सकता हूं, या आप बस सभी को चुन सकते हैं। इसे मिलाना ठीक है। जैसे सब कुछ, अब यह अंततः आप जानते हैं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपके पास कुछ अत्यधिक कूपन उपयोग करता है जो किसी तरह से अपने उत्पाद पर बहुत अधिक छूट पाने का तरीका निकाल लेते हैं, तो यह आपको पसंद नहीं आएगा। अगर आपके पास बहुत सारे कूपन हैं तो आपको इसके बारे में सावधान रहना चाहिए, और आप सक्रिय तिथियां चुन सकते हैं, प्रारंभ तिथि, और आप एक समाप्ति तिथि सेट कर सकते हैं। शायद ये 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, हम इसे समाप्त कर सकते हैं। चलो बस कहते हैं शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में, कुछ ऐसा। छूट को सहेजें और अब वह छूट वहां होगी। मैंने वास्तव में यहां तीनों संग्रह जोड़ दिए हैं, इसलिए यह हमारे साइट पर सभी उत्पादों के लिए मान्य है। लेकिन अगर आप चाहें तो व्यक्तिगत चीजें कर सकते हैं। अब ऐप्स पर जाते हैं, यह अगली चीज है जिसका मैंने उल्लेख किया था। अगर आप अन्य इंटीग्रेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो चलिए सभी अनुशंसित ऐप्स पर चलते हैं। यहां एक छोटा ऐप स्टोर होगा, हम शॉपिफाई ऐप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं, और शॉपिफाई पर आपके स्टोर के लिए उपयोग करने के लिए बहुत सारे ऐप्स हैं। तो शुरुआत में ये वे हैं जो ड्रॉप शिपिंग वाले हैं। टिकटॉक बेहद शक्तिशाली है, तो मैं बस उस पर क्लिक करने जा रहा हूं। मैं इसे अब जोड़ने जा रहा हूं, और फिर आप जानते हैं हम 1 सेकंड में उस पर वापस आएंगे। ये हमें एक नए टैब पे ले जाता है। मैं बस इंस्टॉल पे क्लिक करने जा रहा हूं, और फिर हमारे पास अब टिकटॉक होगा, जो मैं सुझाव देता हूं कि हम इस पर जाने से पहले करें, क्योंकि मैं इस पर 1 सेकंड में बात करने वाला हूं, लेकिन मैं अन्य ऐप्स पर बात करना चाहता हूं। तो चलो इस छोटे पिन पे क्लिक करते हैं ताकि ये वहां सही तरीके से दिखे। इस तक पहुंचना आसान है क्योंकि हम हमेशा इससे वापस आ सकते हैं। तो अब चलो यहाँ ऐप्स पे क्लिक करते हैं, चलो सभी अनुशंसित ऐप्स पे क्लिक करते हैं, फिर से ऐप स्टोर पे क्लिक करते हैं, और ये हमें यहाँ वापस ले आएगा। तो आपके पास अलग अलग चीजें हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं, स्पष्ट आप इसे यहाँ देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे हैं इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए अच्छे होंगे। उनमें से कुछ
लोगों को उनके शिपमेंट के बारे में सूचित करने के लिए अच्छे हैं, उनके ऑर्डर को ट्रैक करने के लिए, रिटर्न को स्वचालित करने के लिए, मार्केटिंग वाले भी। उदाहरण के लिए आपके पास विभिन्न बिक्री चैनल हो सकते हैं। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट पर बेचना चाहते हैं तो आप यह नीचे कर सकते हैं। स्टोर डिज़ाइन वाले तो एक ऐसा बहुत अच्छा ऐप है जो मुझे पसंद है, उसे जेम पेजेस कहा जाता है। जेम पेजेस तो ये यहाँ एक अधिक उन्नत डिज़ाइन पहलू है। तो फिर से ये वीडियो आपके शॉपिफाई स्टोर को डिज़ाइन करने के बारे में है, इसलिए मैं जेम पेजेस को इंस्टॉल करने की सिफारिश करता हूँ। हालांकि हमने पहले ही अपना स्टोर बना लिया है, ये कुछ ऐसा है जो शायद अगर आप भविष्य में एक नया पृष्ठ बनाना चाहते हैं तो चलो इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। और मूल रूप से ये जो करता है वो ये है कि चलो इस छोटे पिन पे क्लिक करते हैं, वैसे तो हम हमेशा उस ऐप तक पहुंच सकते हैं। तो ये यहाँ जेम पेजेस है। मैं आपको इसका मुख्य कारण 1 सेकंड में दिखाऊंगा और ये किसी छवि या यूआरएल को दोहराने के लिए है। अगर आपको कुछ पसंद है, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम इस वेबसाइट को यहाँ देखेंगे ऑल बर्ड्स, तो शायद मुझे ये छोटा फॉर्मेट यहाँ बहुत पसंद है। मुझे ये पसंद है कि उनके पास ब्लॉग्स कैसे हैं, यात्रा के लिए, गतिविधि के लिए। शायद मुझे ये सेक्शन बहुत पसंद है और मैं इसे अपनी सर्फबोर्ड वेबसाइट पर चाहता हूँ। तो आप ये जेम पेजेस के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पीछे हटकर ये दिखाते हुए कि जेम पेजेस कैसे काम करता है। पहले अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ जेम पेजेस है। जेम पेजेस बिल्डर के भीतर अगर मैं एक नया पेज बनाना चाहता हूँ तो मैं क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक कर सकता हूँ और उनके पास यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, ढेर सारे, जिनमें से आप चुन सकते हैं। तो मुझे ये भी बहुत पसंद है। आप विभिन्न तरीकों से ब्राउज कर सकते हैं जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। मैं कहने वाला हूं कि मैं एकदम से शुरू करूंगा बस एक खाली पेज से, क्योंकि जेम पेजेस के पास एक बहुत अच्छा बिल्डर है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है। लेकिन यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि आप एक यूआरएल या एक इमेज से शुरू कर सकते हैं। तो वे अपनी एआई का उपयोग करते हैं ताकि मूल रूप से उस वेबसाइट या इमेज का विश्लेषण किया जा सके जिसे आप इनपुट करते हैं, और वे इसे इस तरह से बनाते हैं कि यह शॉपिफाई के साथ संगत हो और आपके स्टोर पर काम करे। तो मैं कहने वाला हूं कि मैं एक यूआरएल से शुरू करूंगा और मैं बस यहां जा रहा हूं। अब मुझे पता है कि ऑनल बर्ड्स क्या यह शॉपिफाई का उपयोग करता है। तो अगर ये एक वेबसाइट है जो पहले से ही शॉपिफाई का उपयोग करती है तो ये आसान होना चाहिए। लेकिन मैं पेप्सी की वेबसाइट पर भी जा सकता हूं, और अगर मुझे पेप्सी के इस पूरे सेक्शन से वास्तव में पसंद है तो मैं इसका भी उपयोग कर सकता हूं। तो ये शॉपिफाई पर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कभी यहाँ एक छोटा सा टेंजेंट लेना चाहते हैं, अगर आप कभी जानना चाहते हैं कि कोई वेबसाइट शॉपिफाई का उपयोग करती है या नहीं, मान लीजिए कि आप गूगल क्रोम पर हैं या अगर आप ब्रेव पर हैं, तो आप ऊपर दाईं ओर क्लिक कर सकते हैं और मोर टूल्स पर जा सकते हैं और डेवलपर टूल्स पर जा सकते हैं। अगर आप एज या फायरफॉक्स या कुछ और पर हैं तो आप आमतौर पर कुछ बहुत ही समान पर नेविगेट कर सकते हैं, बस ताकि यह दाईं ओर दिखाई दे। कुछ हॉटकीज आमतौर पर इसे भी प्राप्त करती हैं। और फिर बस कंट्रोल F या कमांड F दबाएं अगर आप मैक पर हैं और शॉपिफाई टाइप करें। शॉपिफाई और आप यहाँ 59 शॉपिफाई अकाउंट्स देखेंगे जो आपको बताता है कि यह वास्तव में एक शॉपिफाई वेबसाइट है। अगर वे शॉपिफाई का उपयोग नहीं कर रहे होते तो यहाँ कुछ भी शॉपिफाई के लेबल वाला नहीं होता। तो आप ऐसे जानते हैं, ये वेबसाइट वास्तव में शॉपिफाई का उपयोग करती है। बस एक अच्छा सा टूल है कि अगर आप कभी ब्राउज करना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं, अरे ये वेबसाइट क्या है, जैसे ये वेबसाइट वास्तव में क्या उपयोग कर रही है। अब एक और उदाहरण है, मुझे लगता है कि इसे ब्रूवी कहा जाता है, ये छोटा कॉफी मेकर। शायद मुझे ये वेबसाइट भी पसंद है। तो सिर्फ ऑनल बर्ड्स ही नहीं, बल्कि शायद मुझे यहाँ ये छोटा सा सेक्शन भी पसंद है। मुझे छोटे आइकन पसंद है, मुझे ये इमेजेस पसंद है। जैसे ये कुछ है जिस पर मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ। तो देखते, ये एक बहुत ही जटिल वेबसाइट है। तो चलो इसे कॉपी करते हैं। चलो हम ऑल बर्ड्स के बजाय चलते हैं, चलो साथ चलते। हम कहेंगे एक यूआरएल या एक इमेज से जनरेट करना शुरू करें। हम यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं और फिर बस कह सकते हैं विश्लेषण करें। ये अब जाते आने से कुछ मिनट लगेंगे। इसका विश्लेषण करने में कुछ समय लगता है, लेकिन इसे बनाना शुरू कर देना चाहिए। ये हर सेक्शन के साथ सही तरीके से काम नहीं करता। जैसे अगर वहाँ बहुत सारी एनिमेशन या वीडियो हैं, जैसे शायद ये यहाँ सही नहीं होगा। आप स्क्रॉल करते समय पैरालैक्स या तरह के एनिमेटेड इफेक्ट को देख सकते हैं। हम नहीं पाने वाले हैं, लेकिन बहुत सी अन्य चीज़ों के लिए, जैसे इस लेआउट को हम काफ़ी अच्छे से प्राप्त करने की अच्छी संभावना है। ठीक है, तो ये वह है जो ये निकला। आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे सेक्शन आयात किए गए हैं। कुछ नहीं, हमारे पास यहाँ ये सफ़ेद वाला है, ये वाला काम नहीं किया, तो मैं इसे आयात नहीं करने वाला हूँ। तो हम अपने मुफ्त सेक्शन का इस महीने उपयोग नहीं करते। नीचे आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला मैंने कहा था कि वास्तव में काम नहीं करेगा। उन्होंने वहाँ कुछ चित्र लिए, तो कुछ चीज़ें काम कर गईं, कुछ चीज़ें बस रंगों के रूप में आईं। ये हमेशा अच्छे से काम नहीं करता। यहाँ यह संभवतः एक शुरुआती बिंदु हो सकता है, तो शायद हम इसे आयात करना चाहें। लेकिन आपको आइडिया मिल गया। ऊपर वाला, ये वाला यहाँ, ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि जनरेट करें। ये आपके वेबसाइट को उस यूआरएल के आधार पर जनरेट करेगा जो हमने जोड़ा, या ये एक इमेज भी हो सकती है अगर आपके पास सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है, और फिर हम इसे संपादित करने में सक्षम होंगे। लेकिन चाहे आपने इसे किसी अन्य वेबसाइट के आधार पर ऐसा किया हो, या आपने बस जेम पेजेस के टेम्पलेट्स का उपयोग किया हो, या बस एक खाली टेम्पलेट का, और आप इसे बिल्कुल नए सिरे से बना रहे हैं,
बाईं ओर के टूल अभी भी काफ़ी शक्तिशाली हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ ऊपर के तत्व को देखें, ऊपर का सेक्शन आप देख सकते हैं। हम इस तरह से संपादित कर सकते हैं। जानता है कि एक बटन, हम उस पर क्लिक कर सकते हैं, हम बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। वास्तव में इस वेबसाइट के बहुत से हिस्सों का यह काफ़ी अच्छा काम किया। तो शायद ये सेक्शन यहाँ, ये एक ऐसा उचित स्थिति है जहां आप कह सकते हैं, अरे मुझे ये कैसा दिखता है, पसंद है, शायद मैं चाहता हूं कि ये इसको दोहराए। जैसे ऊपर मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा है। इनमें से कुछ, जैसे कि यह बस एक इमेज है, वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन शायद ये उपयोगी होगा, है ना? शायद ये कुछ ऐसा है जिसे हम आयात करना चाहेंगे। तो यह एक परिचित, मैं कहूँगा, बिल्डर है जो शॉपिफाई के समान है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसे ये थोड़ा अलग है कुछ तरीकों से, ये शॉपिफाई से आसान है। आप बाईं ओर देख सकते हैं, हमारे पास हमारे तत्व हैं। तो अगर हम प्लस पर क्लिक करते हैं तो हम चुन सकते हैं कि क्या हम टेक्स्ट या बटन या ऐसा कुछ जोड़ना चाहते हैं। और ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप संपादक है। सो अगर मैं जोड़ना चाहता हूं, मान लीजिए यहाँ नीचे मैं एक और इमेज जोड़ना चाहता हूं, चलो तत्वों पर क्लिक करते हैं। हम इमेज पर जा सकते हैं, एक इमेज को उस मोटी नीली लाइन पर क्लिक करके और खींच कर ले जा सकते हैं। हम इसे छोड़ देंगे और इमेज वहीं रखी जाएगी। आप फिर अपलोड इमेज पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे पास जो इमेज है उनमें से एक का उपयोग कर सकते हैं। यह इमेज को आयात करेगा बेशक, और आप उस इमेज में एक लिंक जोड़ने में सक्षम होंगे। आप आकार, स्थिति और ऐसी चीजें बदल सकते हैं। मैं इस पर ज्यादा गहराई में नहीं जाने वाला, बस आपको एक त्वरित क्रैश कोर्स दे रहा हूं। मेरे पास जेम पेजेस का उपयोग कैसे करें इस पर एक और वीडियो है। मुझे लगता है अगर आप इसे उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यह एक शॉपिफाई डिजाइन ट्यूटोरियल है, मैं चाहता था कि आपको इस टूल से परिचित कराऊं जो आपकी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए एक विकल्प के रूप में है। अगर ऐसा कुछ है जो आप वास्तव में करना चाहते थे लेकिन आपको ऐसा करने में आसानी नहीं हुई, कम से कम शॉपिफाई बिल्डर के भीतर आप इसे जेम पेजेस के भीतर कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। आप देखें, हमारे बहुत सारे अलग तत्व हैं जिन्हें हम जोड़ सकते हैं। सूची बस चलती रहती है, साथ ही कई तीसरे पक्ष के इंटीग्रेशन भी। तो आप जानते हैं, अगर आप इनमें से कोई भी उपयोग करते हैं, जैसे शायद ट्रस्टू या कुछ ऐसा, वे अन्य ऐप्स, आप उन्हें जेम पेजेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और वहां से आसानी से तत्व जोड़ सकते हैं, साथ ही कस्टम कोड भी। तो शायद एक आखिरी चीज़ है, जैसे कि इमेज तुलना। यह एक अच्छा उदाहरण है कि कुछ चीज़ें आमतौर पर जोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं इसे यहाँ एक पंक्ति के रूप में जोड़ने जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है क्योंकि लोग इसे आगे पीछे देख सकते हैं। आप जानते हैं, उनका उदाहरण यहाँ ऐसा है कि फ़ोन केस के साथ ये कैसा दिखता है, ऑन या ऑफ। तो आपके पास दो इमेज हो सकती हैं जो बहुत समान हैं, जब तक कि वे आपके स्क्रीन के मध्य में एक ही स्थान पर स्थित हैं। या ये एक शानदार टूल है जिसे आप अपनी वेबसाइट में जोड़ सकते हैं, और फिर आप बस कह सकते हैं, जब भी आप खत्म कर लें, प्रकाशित करें, और यह आपकी वेबसाइट पर एक नए पृष्ठ के रूप में प्रकाशित हो जाएगा। तो मैं इसे बंद करने जा रहा हूं। मैं वास्तव में अपनी वेबसाइट पर उस पृष्ठ का उपयोग नहीं करने वाला हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पृष्ठ हैं वे यहां नीचे दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठों में शॉपिफाई के जेम पेजेस बिल्डर के अंतर्गत आप थीम सेक्शन भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन सभी को यहां नीचे प्रबंधित करते हैं। ये वे हैं जो जेम पेजेस के साथ इंटीग्रेट होते हैं, लेकिन ये सभी शॉपिफाई ऐप्स हैं, इसलिए आप इन्हें ऐप्स में भी पा सकते हैं। जेम पेजेस खाता अपग्रेड करने के लिए योजनाएं उपलब्ध हैं। मैं बस वही मुफ्त वाला उपयोग कर रहा था जो आपको एक प्रकाशित पृष्ठ और कुछ अन्य चीजें भी देता है। ठीक, तो हमारे पास ऑनलाइन स्टोर, हमारे पास जेम पेजेस हैं जब हम अधिक उन्नत वेबसाइट पृष्ठों महसूस करें। हमारे पास कुछ मार्केटिंग टूल हैं, हमने ऑमनीसेंट सेटअप कर लिया है। हमने इस स्टोर के साथ वास्तव में बहुत कुछ कॉन्फ़िगर किया है। ये अभी लगभग अंतिम चरण में है। मैं बहुत सारे अन्य ऐप्स जाने, ब्राउज करने की सिफारिश करता हूं, देखें कि कौन से आपके लिए समझ में आते हैं। लेकिन आखिरी चीज जिसे मैं सिफारिश करना चाहूंगा, उस पर मैं बहुत संक्षेप में बात करना चाहता हूं। मेरे पास इस पर एक पूरा गहन ट्यूटोरियल है, लेकिन यह टिकटॉक विज्ञापनों के बारे में है। अगर आप विज्ञापन चला रहे हैं और आप टिकटॉक का उपयोग करना चाहते हैं, तो यह शॉपिफाई के साथ बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट होता है और वहां एक पिक्सेल अपने आप लागू कर देता है। तो आप रूपांतरणों को ट्रैक कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप बस टिकटॉक को बताते हैं, मैं विज्ञापनों को ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं। उन्हें उन लोगों को दिखाएं जो सबसे अच्छे रूपांतरण करते हैं, उनको दिखाएं जो इसे क्लिक करते हैं, या उनको दिखाएं जो इसे कार्ट में डालते हैं। आप चीजें ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकांश स्थितियों में आप एक पूर्ण चेकआउट, एक वास्तविक बिक्री के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, और आप ये बहुत आसानी से टिकटॉक मार्केटिंग के साथ कर सकते हैं। आप टिकटॉक शॉप का उपयोग करके टिकटॉक पर भी बेच सकते हैं। और मेरे पास इस पर एक अलग वीडियो है, मैं उन्हें लिंक कर दूंगा। मुझे लगता है कि ये यहाँ ऊपर दिखाई देता है। मैं उन्हें इस वीडियो पर कार्ड जोड़ दूंगा, तो आप किसी एक को चेकआउट कर सकते हैं। मैं सेटअप पर क्लिक करूंगा और यह आपको उस प्रक्रिया के माध्यम से ले जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये इस वीडियो में आपको दिखाने के लिए जो कुछ भी मैंने सोचा था उसका सारांश है, अपना खुद का शॉपिफाई ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए। मैं सच में आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस स्टोर पर आपके कई ग्राहकों में से एक बनने के लिए उत्साहित हूं, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको वह सभी उपकरण दिए जो आपको स्टोर बनाने, अपनी सेटिंग्स प्रबंधित करने, भुगतान सेट करने और सब कुछ करने के लिए आवश्यक थे। करों और शिपिंग और हर चीज को जोड़ें जो आपको एक सफल स्टोर के लिए चाहिए। तो आप सभी का धन्यवाद देखने।
कृपया सब्सक्राइब करने पर विचार करें और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।